वैलेंटाइंस डे के दिन सिर्फ 200 रुपए के लिए मुझ जैसे एक डिलीवरी बॉय को मोडो की सबसे पावरफुल औरत ने टारगेट कर लिया। उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, मेरी इनकम बंद कर दी और तो और 8 बॉडीगार्ड्स भेजकर मुझे बीच सड़क से उठाकर सीधा अपने ऑफिस ले आई। उसने अपनी उंगली से मेरी चिन ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी और हल्की सी स्मर्क भी। याद रखना, आज से तुम्हारी मालिक फॉन्ग शियो है। कुछ ही देर पहले मैं 200 रुपए की टिप मिलने पर खुशी से झूम रहा था, पर जब मैं डिलीवरी लेकर डोर पर पहुंचा तो अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी जिन्हें सुनकर किसी का भी चेहरा लाल हो जाए। बहुत देर डोर नॉक किया पर कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने कॉल किया। सामने वाले ने बड़ी देर बाद उठाया। फोन के उस पार से अजीब सी आवाजें आ रही थी और डायरेक्ट बोली, मिल्क टी तुम रख लो और वो सामान भी तुम अपने ही यूज के लिए रख लो। ये सुनते ही मैं वहीं खुशी से पागल हो गया। सिर्फ 200 रुपए फ्री में नहीं मिले बल्कि 2 मिल्क टी भी मिल गई। ये ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट था। मैं खुशी से घूम गया पर अचानक एक बेहद खूबसूरत फिगर से टकरा गया। लंबी लेग्स, पतली वेस्ट, बिल्कुल किसी भी मर्द का सपना। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बड़बड़ाया, अगर आगे से फ्लैट ना हो तो यह एकदम परफेक्ट है। मैं वहां से स्लिप होने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक कोल्ड आवाज आई, तुमने अभी क्या कहा? मैं वहीं फ्रीज हो गया और फौरन एक्टिंग की जैसे कुछ सुना ही ना हो और सिर झुकाकर चलने लगा। पर वो आवाज़ वापस आई, थोड़ी इरिटेशन के साथ, तुमसे ही बात कर रही हूँ। वो डिलीवरी बॉय जिसने येलो यूनिफॉर्म पहनी है और हाथ में मिल्क टी पकड़ी है। अब मैं भाग नहीं सकता था। मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया। मुझे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लगी तो मैंने भागने की कोशिश की, पर तभी उस औरत की किलर वॉइस ने मुझे वहीं जमीन पर रोक दिया। भाग कर दिखाओ, देखना तुम इस होटल के डोर से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाई हील्स की आवाज़ पास आने लगी और एक रोज परफ्यूम की स्ट्रांग खुशबू मुझे हिट की। उस औरत ने मुझे कोल्ड लुक दिया, तो तुम ही थे जो मेरे पीछे मुझे जज कर रहे थे। मैं थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल किया, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैडम। पर उसकी आंखों में गुस्सा था। टर्न अराउंड। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी तरफ पीट करके झूठ बोले। मुझे फ्रस्ट्रेशन दबाकर मुड़ना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में उसे बस देखता ही रह गया। डैम, परफेक्ट फीचर्स, स्वान जैसी नेक, चेरी जैसे लिप्स और ऊपर से वो लंबी लेग्स और रेड ट्रेंच कोट। बॉस, ये लड़की तो स्ट्रेट 100 आउट ऑफ 100 है। उन सभी ब्यूटी ब्लॉगर से 100 टाइम ज्यादा बेटर। देख लिया ठीक से। उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और उसके होठों पर एक स्मर्क आ गई। लुक्स तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा परवर्ट है। ये कहकर वो पलट कर चलने लगी और बस इतना कहा, मेरे पीछे आओ। मैंने अपने मन में सोचा, पागल है क्या तू? मैंने चांस देखा और सीधा 100 METR डैश की स्पीड में वहां से स्लिप हो गया। पर मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि उस औरत की वो वार्निंग सच होगी। मैंने कहा था ना, तुम इस होटल से एस्केप नहीं कर सकते। 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, पूरे फ्लोर पर चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी और मुझे 4 काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स वापस उठाकर ले आए। मेरे हाथ में अभी भी वो 2 फ्री की मिल्क टी थी। बचाओ, किडनैपिंग हो रही है। मैं चाहे जितना भी चिल्लाया, उन 4 बॉडीगार्ड्स ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए मुझे सीधा आखिरी रूम में पुश कर दिया। बैंग किया उसके साथ, डोर बाहर से लॉक हो गया। पागल हो क्या? उस बेवकूफ औरत की तरह बिल्कुल मैनर्स नहीं है। मैं अपने दर्द करते हुए पिछवाड़े को पकड़कर जोर से गालियां देने लगा, पर गाली देते देते अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। इस रूम के अंदर एक अजीब सी स्मेल क्यों है? तभी पीछे से वही कोल्ड वॉइस दोबारा आई। मैंने कहा था मैं तुम इस होटल से लीव नहीं कर सकते, और क्या तुमने अभी मुझे गाली दी? मैं कांपते हुए मुड़ा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। डैम इट, ये वही औरत थी, और अब उसने अपना ट्रेंच कोट उतार दिया था और एक सेक्सी पर्पल स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी। उसका परफेक्ट फिगर क्लियर दिख रहा था। उसके गाल लाल थे और उसकी आंखें थोड़ी नशीली लग रही थी। मैं घबरा कर अपना थूक निकल गया। नेक्स्ट सेकंड वो औरत मेरे बिल्कुल पास आई। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। वो मेरे चेहरे के पास आकर एक अजीब सी स्माइल देकर बोली, तुम सच में काफी हैंडसम हो। मैंने घबरा कर कहा, मैडम, लगता है किसी ने आपके साथ सेटअप किया है। मैंने उसको वार्न करने की कोशिश की, इस रूम में कुछ गड़बड़ लग रही है, पर उस औरत ने मेरी बात काट दी और स्मॉक करते हुए बोली, एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या मैं काफी खूबसूरत नहीं हूँ? मैं उससे बेकार की बहस नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसका हाथ हटाया और उसको सोफा पर पुश कर दिया। पर जैसे ही मैंने उसको पुश किया, मेरी पॉकेट से कुछ नीचे गिर गया। वो एक छोटा कॉन्डम का पैकेट था। नहीं, मेरी बात सुनो। ये कस्टमर ने ऑर्डर के साथ लाने को बोला था। मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि अचानक एक हाई हील आकर जोर से मेरे हाथ के पास पड़ी। व्हाट द हेल, तुम पागल हो क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं उस औरत पर भड़क गया। पर उसने वो छोटा पैकेट उठाया और एक घिनौनी नजर से मुझे देखा। कस्टमर को देने के लिए था, और फिर तुम उसे सीधा यहाँ मेरे पास ले आए। डिस्गस्टिंग पर्वर्ट। मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी थी। तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है क्या? तुमने ही तो मुझे जबरदस्ती यहाँ उठवा कर बुलाया है। अपना गुस्सा निकालने के बाद मैं पलट कर जाने लगा, पर डोर के पास आते ही मेरे कदम अचानक रुक गए। बाहर से किसी की बात करने की धीमी आवाजें आ रही थी। भूषाओं ने जो चीज दी थी उसका इफेक्ट आने में 30 मिनट्स लगेंगे। थोड़ी देर और वेट करते हैं, इसका इफेक्ट 4 घंटे तक रहेगा। गुशाओं के मजे के लिए काफी है। हम जब वॉशरूम गए थे तब कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मैं समझ गया, इस औरत को ट्रैप किया गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और डोर को जोर से खोल दिया। डोर खुलते ही बाहर खड़े दोनों आदमी डर के मारे भाग निकले। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि किसी ने मेरी शर्ट पीछे से खींच ली। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत न जाने कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा पूरा लाल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी लस्ट थी। छोटे भाई, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे तो पसंद हो। उसने पागलों की तरह मेरी शर्ट खींचना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आया, गेम ओवर। मैं समझ गया कि दवाई का इफेक्ट शुरू हो चुका है।
मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और पीछे से डोर बंद कर दिया। छोटे भाई, मुझे टेस्ट करने दो ना। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन था। मेरा कंट्रोल टूट रहा था। मैडम, थोड़ा होश में आओ। तुम्हारा ये बिहेव मुझे क्राइम करने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसको झटकने की कोशिश की पर वो हटती ही नहीं। अगले ही सेकंड उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और एक जोर का झटका दिया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं पीछे गिरा। मेरा सिर दीवार से जोर से टकराया। सिर टकराते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। उस औरत ने जमीन पर बेहोश पड़े मुझे देखा और उसके होंठों पर एक डेंजरस स्mirk आई। वो धीरे धीरे मेरे पास झुकने लगी। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। आंखें खोलते ही मैं शॉक में रह गया। एक औरत मेरी छाती पर सो रही थी। मेरा सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका था। कल रात की सारी मेमोरी किसी सुनामी की तरह मेरे दिमाग में आई। मैं एक अनजान औरत के साथ। मैंने चुपचाप उस औरत को हटाया पर तभी मेरी नज़र उन यूज्ड पैकेज पर पड़ी। मैंने एक गहरी सांस ली। चलो बच गए कि सेफ्टी प्रोटेक्शन यूज हुई थी, पर अब ये मैटर सॉल्व करना इम्पॉसिबल था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागने की तैयारी की, ये सोचकर कि किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक कर दिया था। पर जब मैंने सोफा पर उस औरत को देखा तो थोड़ा बुरा लगा। मैंने उसको कपड़े पहनाए और ध्यान से उसे सोफा पर लिटा दिया। मैंने अपनी जेब टटोली और बचे हुए 2 रेड नोट्स निकाल कर टेबल पर रख दिए। इसको कम मत समझना, मेरे पास बस इतने ही थे। ये 200 रुपए की मोटी रकम छोड़कर मैं डर के मारे लाइट की स्पीड से भागा। कुछ देर बाद फांग शियो को होश आया। पूरी बॉडी के पेन ने उसके दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया था। जब उसने खुद को सोफा पर सोते हुए देखा और जमीन पर बिखरी हुई चीजें देखी तो कल रात की वो क्रेजी मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश हुई। उसने एक डिलीवरी बॉय के साथ, और वो भी उसने डोमिनेट किया था। अपनी फैमिली के जबरदस्ती वाले मैरिज प्लान से बचने के लिए वो क्योटो से मोरू भाग कर आई थी। उसका प्लान था किसी नॉर्मल आदमी को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाना ताकि फैमिली वालों का कंट्रोल खत्म हो। और कल रात जिसको उसने टारगेट किया उसको तो उसने सच में निपटा दिया। फैंशियो, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? वो शर्म से पानी पानी होगी और अपना चेहरा छुपा लिया। और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उन 2 रेड नोट्स पर पड़ी। सिर्फ 200 रुपए। क्या ये एक डायरेक्ट इंसल्ट थी? फांग शियू गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। बहुत बढ़िया, तुम तो अब गए काम से। दूसरी तरफ डिलीवरी स्टेशन पर मैं अपनी 9,243 रुपए की हार्ड अर्न सैलरी देखकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। मेरे रूममेट लिन फॉन्ग ने मेरे शोल्डर पर टैप किया और थोड़ी जेलसी के साथ बोला, नॉट बैड यार, बस 10,000 पहुंचने वाला है। मैंने एक प्राउड स्मग दी। सैलरी आ गई है भाई, आज रात दारू पार्टी ऑन मी। लिन फॉन्ग खुश हो गया, पर अचानक उसको कुछ याद आया और उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे कल रात तो कहाँ था? हॉस्टल क्यों नहीं आया? मेरी आंखें इधर उधर घूमने लगी और मैंने फेक स्टोरी बनाई। एक 200 रुपए का बड़ा ऑर्डर मिल गया था, बहुत लेट हो गया था तो कहीं भी सो गया। लिन फॉन्ग मान गया था, पर नेक्स्ट सेकंड उसकी नजरें मेरी नेक पर फिक्स हो गई। वेट अ मिनट, तेरी नेक पर ये लव बाइट का निशान कहाँ से आया? मैंने बिना ब्लश किए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला। कल रात मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। एक बेचारी स्ट्रीट कैट दिखी तो उसके लिए खाना ले लिया। मुझे क्या पता था सोते वक्त उसने मुझ पर अटैक कर दिया। मैंने बहुत कामली अपनी शर्ट के बटन्स बंद किए। मैं उसको ये थोड़ी ना बता सकता था कि मुझे एक पागल औरत ने यूज किया और ऊपर से मेरे 200 रुपए भी ले गए। लिन फॉन्ग ने एक डाउटफुल लुक दिया। सच्ची? सेम टाइम पर एक लग्जूरियस मैंशन के अंदर कल रात बाहर सुनने वाले दोनों आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। गोशाओ ने उनमें से एक को जोर की किक मारी और अपने हाथ का वाइन ग्लास दूसरे के सिर पर फोड़ दिया। यूजलेस लूजर्स, एक छोटा सा मिशन हैंडल नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या यूज है? उसने अपने पास खड़ी डरी हुई लड़की को जोर से पकड़ा और उसकी नेक दबाकर एक ईविल टोन में बोला, क्या मैं सच में इतना डेंजरस दिखता हूँ? जब वो लड़की सांस न ले पाई तब उसने उसे झटक कर छोड़ दिया। गेट आउट। दोनों आदमी डर के मारे वहां से भाग गए। गुशाओ के दिमाग में बस कल रात की फैंग शियो की मेमोरी घूम रही थी। उसके फेस पर एक ईविल स्माइल आई। मोडू सिटी में ऐसी कोई औरत नहीं जिसे मैं हासिल न कर सकूं। क्राउन होटल के अंदर फांग शियो ने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल आइस कोल्ड था। उसकी सेक्रेटरी चू वेवे उस बिखरे हुए रूम को देखकर पूरा शॉक में थी। बॉस, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? खुद को ही सब में इन्वॉल्व कर लिया। फांग शियो ने उसको एक शार्प लुक दिया। कुछ बातें अंदर ही रखनी चाहिए। चू वेवे फौरन चुप हो गई। यस बॉस। फांग शियो ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, जाकर चेक करो कल रात इस फ्लोर पर कौन कौन था और एक पर्सन को ढूंढो मेरे लिए। चू वेवे थोड़ा कंफ्यूज थी, पर मोडू इतना बड़ा सिटी है, आपको कुछ क्लू तो देना होगा ना। फंक्शियो ने फर्श पर पड़ी उन 2 मिल्क टी कप्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक डेंजरस चमक थी। इस डिलीवरी रिसीट की डिटेल्स ट्रैक करो, पता लगाओ कल किसने डिलीवरी की थी। अगले दिन मैं पूरी एनर्जी के साथ उठा और काम पर निकलने की तैयारी की, पर जैसे ही मैंने फोन चेक किया मेरे होश उड़ गए। मेरा राइडर अकाउंट ब्लॉक हो चुका था और मेरी पिछले महीने की 9,000 की सैलरी भी फ्रीज कर दी गई थी। व्हाट? सिस्टम में बग आ गया क्या? मैंने पागलों की तरह कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट किया, पर उनका कहना था कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ये एक नॉर्मल बैन है। मैं वहीं पर ब्लास्ट हो गया। मैं भागकर स्टेशन गया और मैनेजर से कंप्लेन की। मैनेजर ने बैकएंड सिस्टम चेक किया, पर वहाँ कोई बैड रिव्यू या रूल वायलेशन नहीं था। अकाउंट बिना किसी सॉलिड रीजन के ब्लॉक कर दिया गया था। मेरे पिछले 1 महीने की हार्ड वर्क की पूरी सैलरी खत्म हो चुकी थी। स्टेशन मैनेजर का दिमाग घूम गया। मैंने ऐसी सिचुएशन आज तक नहीं देखी। उसने फौरन हेड ऑफिस को कॉल मिलाया। हेड ऑफिस की बात सुनकर मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। शाओ ये
क्या तुमने हाल ही में किसी से दुश्मनी की है? उसने डरते हुए सॉलो किया। हेड ऑफिस ने कहा है कि तुम्हारा अकाउंट एक टॉप लेवल के वीआईपी ने ब्लॉक करवाया है। अगर अनब्लॉक करवाना है तो उनकी परमिशन चाहिए। वीआईपी? मैं एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय हूँ, वीआईपी कहाँ से आ गया? मैंने खुद की तरफ पॉइंट किया। मैनेजर सर, कोई मिस्टेक हुई होगी। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो किसी पावरफुल इंसान से पंगा लेगा? मैनेजर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है उस वीआईपी का नंबर तुम्हें एसएमएस कर देंगे। ये प्रॉब्लम तुम्हें खुद सॉर्ट आउट करनी होगी। सच में एक मैसेज की रिंग बजी। ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक्स मैनेजर। मैं समझ गया कि और कुछ बोलना बेकार है, हम बस छोटे वर्कर्स हैं। मैं स्टेशन से निकल गया। मैं पार्क में बैठा और उस नंबर को घूरता रहा। आखिर में मैंने कॉल मिला ही दिया। मुझे देखना था कि आखिर कौन सा साइको वीआईपी मेरा अकाउंट ब्लॉक कर रहा है। हेलो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? मैंने फोन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम किस हक से मेरा अकाउंट बंद कर सकते हो? तुम बिल्कुल उस साइको की तरह हो जिससे मैं कल मिला था। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत कोल्ड फीमेल वॉइस आई। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया। उसने आगे कहा, अगर मोडो सिटी में जिंदा रहना चाहते हो तो उस एड्रेस पर आओ जो मैं तुम्हें बताऊंगी। भरोसा नहीं है तो ट्राई करके देख लो। बीप बीप। कॉल कर गया। वेट, ये वॉइस। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मैं पहचान गया। ये तो वही कल रात वाली पागल औरत की आवाज़ है। और सबसे बुरी बात, मैंने अभी फिर से उसको गालियां दे दी। अब तो पक्का लंबा फंसा। सेम टाइम पर फांग ग्रुप के हेडक्वार्टर में फांग शियू एक प्रोफेशनल सूट में अपने बड़े से ऑफिस में बैठी थी। उसकी आंखें चाकू की तरह शार्प थीं। वो अपने फोन के कॉल लॉग्स को देख रही थी और उसके फेस पर एक कोल्ड स्मार्क थी। एचन, अब मैं देखती हूँ तुम मेरे जाल से कैसे बचते हो। मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत की तुमने। नॉक नॉक। कम इन। चुवेवे डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए अंदर आई। बॉस, पता चल गया है। कल रात होटल के 6th फ्लोर पर जो 2 लोग थे उनको गू शाओ ने भेजा था। गू शाओ? फांग शियो ने अपनी आईब्रोज उठाई। कभी नाम नहीं सुना इस बेकार इंसान का। चुवेवे ने बताया, वो मोडो की गू फैमिली का बेटा है और उनका काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है यहाँ, और फांग ग्रुप के साथ उनके कई बिजनेस टाइप्स भी हैं। चुवेवे ने फाइल आगे बढ़ाई, पर फांग शियो ने उसे देखा तक नहीं। फांग ग्रुप और गू फैमिली के सारे बिजनेस डील्स अभी कैंसिल करो। फ्यूचर में उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। चुवेवे पूरी तरह शॉक थी। बॉस को क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों है? उसने डरते हुए कहा, बॉस, अगर हम अचानक डील्स कैंसिल करेंगे तो कंपनी को काफी लॉस होगा। फैंग शियो ने चिल करके कहा, क्या फैंग फैमिली को उनके इन छोटे मोटे डील्स की जरूरत है? किसी और कंपनी को ढूंढो रिप्लेसमेंट के लिए। बस वही करो जो मैंने कहा है। चू वेवे ने डर के मारे कहा, ठीक है बॉस। लग रहा था कि बॉस का मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फैंग शियो ने उसे फिर रोक लिया। तुम अभी नीचे जाओ और वेट करो, कुछ देर में एक डिलीवरी बॉय आएगा, उसे सीधा मेरे पास ऊपर ले आना। ये सुनकर चू वेवे का दिमाग हिल गया। दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद मुझे भी अपनी किस्मत के आगे हार माननी पड़ी। मैं फांग ग्रुप के मैसिव बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। मेरा मूड काफी डाउन था जब मैंने उस आसमान छूती हुई बिल्डिंग को देखा। इस बार लगता है मैंने सच में किसी डेंजरस इंसान से पंगा ले लिया है। इतनी बड़ी कंपनी, वो औरत डेफिनेटली कोई टॉप लेवल की वीआईपी होगी। मैं बस अंदर घुसने ही हुआ था कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे रोक लिया। अरे, डिलीवरी बॉयज अलाउड नहीं है। मैंने एक फेक स्माइल दी। भैया, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, प्लीज थोड़ा साइड देना। गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है, किससे मिलना है? मुझे तो उस साइको औरत का नाम तक नहीं पता, और ऊपर से अपॉइंटमेंट का पंगा। उसी ने तो मुझे आने को कहा था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लॉबी से एक आवाज आई, ओए डिलीवरी बॉय, तुम अंदर आ जाओ। एक ऑफिस यूनिफॉर्म पहने लड़की मुझे बहुत ध्यान से चेक कर रही थी। तो तुम ही वो डिलीवरी बॉय हो जिसका बॉस वेट कर रहे हैं? चू वेवे मेरे चारों तरफ घूमी और बड़बड़ाई, कुछ खास तो नहीं है, बस हल्का सा हैंडसम है। उसने अपने दिमाग में एक अलग ही फिल्म बना ली। क्या बॉस को इसके लुक्स पसंद आ गए? क्या रियल लाइफ में डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ फॉल्स फॉर अ डिलीवरी बॉय वाली स्टोरी शुरू होने वाली है? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, बॉस? चू वेवे ने अजीब तरह से देखा। हाँ भाई, तुम बॉस को नहीं जानते यार? मैंने बहुत ऑनेस्टली रिप्लाई किया, नहीं जानता। मुझे तो बस एक पागल औरत ने यहाँ बुलाया है। पागल औरत? चू वेवे की हार्ट बीट तेज हो गई। ये कहीं फैंग बॉस को तो नहीं बोल रहा? पर उसकी हिम्मत नहीं थी गेस करने की। अगर बॉस को पता चला तो उसकी जॉब तो गई। उसने फौरन बात बदली, मुझे नहीं पता भाई, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बॉस के पास ले चलती हूँ। जल्दी हम टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। ऑफिस के डोर के पास चू वेवे ने मुझे साइलेंटली वार्न किया, बॉस का मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। बेहतर होगा तुम उनसे फालतू बात ना करो, वरना तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। परमिशन मिलने के बाद चू वेवे ने मुझे अंदर भेजा और वहां से लाइट की स्पीड में गायब हो गई, जैसे उसे किसी बैड लक से बचना हो। मैं ऑफिस के अंदर घुसा और वहां एक जानी पहचानी फिगर विंडो के पास हाथ बांध कर खड़ी थी। पूरे मोडू सिटी को ऊपर से देख रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या तुम ही वो बस हो जिसके बारे में वो लड़की बोल रही थी? फांग शियू पलटी और अपने पैर पर पैर रखकर चेयर पर बैठ गई। एटीट्यूड तो देखो। क्यों? शौक लगा। अब तो तुम्हें मेरी उन बातों पर यकीन हो गया होगा, क्योंकि पावर और पोजीशन दोनों है मेरे पास। मैंने सीधा पॉइंट पर आकर पूछा, आप जैसे पावरफुल वीआईपी को मुझ जैसे नॉर्मल डिलीवरी बॉय की लाइफ क्यों खराब करनी है? ये बात सुनते ही फैंग शियू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तुम्हारी लाइफ क्यों खराब कर रही हूँ? तुम्हें सच में नहीं पता क्या? ये सोच कर ही उसकी बॉडी कांपने लगी कि इस आदमी ने 200 रुपए रखकर उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट की थी। नहीं, तुम इतनी अनरीजनेबल क्यों हो? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। कल रात मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी।
मैं जितना बोलता उतना ही फ्रस्ट्रेट फील करता, और वैसे भी पूरे टाइम उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मैं एक ग्रोन मैन हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे ही बर्बाद हो गया। ये पागल औरत ने मेरी एक नहीं सुनी और अब उल्टा मुझे ब्लेम कर रही है। यहाँ कोई इंसाफ बचा है या नहीं? और सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं कल रात बेहोश था, मुझे तो कुछ फील तक नहीं हुआ। जो भी मजे किए इसने खुद अकेले किए, पर फांग शियो ने बस एक ही बात पर फोकस किया, तो इसलिए तुमने मुझे 200 रुपए देकर मेरी इंसल्ट की। उसकी फांग ग्रुप पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, वेल्थ में उनका कोई मैच नहीं था, और इसने पैसे देकर उसकी बेइज्जती की। ऊपर से क्या वो उसका पहला चांस नहीं था? अच्छा, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? मुझे अचानक सब समझ आ गया। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और हमारा हिसाब बराबर। मैंने फौरन एडजस्ट किया। अब प्लीज मेरा डिलीवरी अकाउंट एक्टिव कर दो। मुझे अपने सर्वाइवल के लिए अपनी लास्ट मंथ की सैलरी चाहिए। इन पागलों के आगे मैं झुकने को तैयार था। स्मार्ट आदमी वक्त के साथ एडजस्ट करता है। और फांग शियू ने बस एक ठंडी स्माइल दी। है, तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तो और क्या प्लान है तुम्हारा? मैं सच में पागल होने वाला था। सॉरी बोलना भी काफी नहीं है, बल्कि इसने तो मुझे मेरे वापस मांगे हुए 200 रुपए भी नहीं दिए। फांग शियू अपनी जगह से उठी और अपने लंबे स्टेप्स लेते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। देखने में वो एक खूबसूरत परी थी, पर मुझे तो कोई डेंजरस डेविल लग रही थी। वो मेरे ठीक सामने रुकी और अपनी उंगली से मेरी चिन उठाकर एक बॉसी टोन बोली, बहुत सिंपल है, चुपचाप मेरे पेट बन जाओ वरना। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। मैडम आप फ्री बैठे हो क्या? किसके पास टाइम है तुम्हारा ये रोल प्ले गेम खेलने का? मैंने फैंग शियो का हाथ हटाया और डोर की तरफ बढ़ गया। मैं पलट कर जाने लगा। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मेरे पीछे से उसकी डेंजरस आवाज आई, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ ऊपर से नीचे कूद जाओ, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। मैंने उसकी एक ना सुनी। मुझे इस साइको औरत के साथ कोई गेम नहीं खेलना। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा दिल बैठ गया। डोर पर 8-10 डेंजर लुकिंग बॉडीगार्ड्स मुझे पूरी तरह ब्लॉक किए खड़े थे। भाई थोड़ा रास्ता दे दो यार। मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए थे। उन बॉडीगार्ड्स ने बिना एक वर्ड बोले मुझे जोर से अंदर की तरफ पुश कर दिया और आराम से डोर लॉक कर दिया। मैं सीधा जमीन पर गिरा। दर्द से मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। कल रात भी सेम ही ड्रामा हुआ था। मेरी हड्डी लोहे की थोड़ी बनी है। फांग शियू अपने टेबल के सहारे खड़ी अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए बोली, तो बताओ कैसा फील हो रहा है? मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और मिनट दे रही हूँ। मैं अपने दर्द से खड़ा हुआ और इस पागल औरत को देखकर मेरा पेशेंस आखिर जवाब दे गया। मेरा अंदर का गुस्सा बाहर आने लगा। कहो तुमने कोई गलत दवा खा ली है क्या? कब तक चलेगा ये सब? मुझे अपनी लास्ट मंथ की सैलरी नहीं चाहिए, बस बात खत्म करो। और एक बात बता दूं, मैंने 2.5 साल तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। मैंने अपने मन में सोचा, मान लिया बाहर वाले बॉडीगार्ड से मैं नहीं लड़ सकता, पर इस एक औरत से तो मैं आराम से निपट लूंगा। पर फांग शियू ने एक मौकरी वाली हंसी दी। ओह सच में, तुम ट्राई करके देख सकते हो। उसकी बार बार वार्निंग सुनकर मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। नेक्स्ट सेकंड मैंने तुरंत उसके वाइन ग्लास पकड़ने वाले हाथ को टाइटली पकड़ लिया। ग्लास स्लिप होकर फर्श पर गिरा और बुरी तरह चूर चूर हो गया। ग्लास टूटने की इस तेज आवाज से बाहर वाले बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए और उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। पर फांग शियू ने बिल्कुल ठंडी आवाज में 2 शब्द कहे, बाहर जाओ। बॉडीगार्ड्स ने फौरन ऑर्डर फॉलो किया और डोर बंद करके बाहर चले गए। उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। मैंने अपने हाथों का फोर्स और बढ़ा दिया। फांग शियू की रिस्ट तुरंत लाल पड़ गई, पर उसने उफ तक नहीं की। हम बस एक दूसरे को घूरते रहे। उसे देखकर लग रहा था जैसे बचपन से आज तक किसी ने उसे इस तरह ट्रीट नहीं किया। उस मोमेंट टाइम जैसे रुक सा गया था। आखिरकार मैंने ही हार मान ली और हेल्पलेस होकर उसका हाथ छोड़ दिया। आह, तुम जीत गई। बोलो, मुझे फ्री करने के लिए क्या चाहती हो? मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। अगर मैं बाहर खड़े उन बॉडीगार्ड्स को हरकर एस्केप कर भी लूं तो क्या? ये साइको औरत फ्यूचर में मुझे बर्बाद करने के नए तरीके ढूंढ लेगी। बार बार अटैक झेलने से अच्छा है एक ही बार में मैटर सॉल्व कर लो। फांग शियू आखिरकार मुस्कुरा दी, जैसे उसका टारगेट अचीव हो गया हो। बहुत सिंपल है। मैंने कहा था ना, चुपचाप मेरी पेट कैरी बनकर रहो। वो मेरे बिल्कुल क्लोज आई। उसकी वार्म ब्रेथ मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें वो फीलिंग एक बार और एक्सपीरियंस करने दूंगी। आखिरकार बाहर तुम्हें सिर्फ 200 रुपए में मेरे जैसी कोई नहीं मिलेगी। ये कहते ही उसने अपनी आर्म्स मेरी नेक के चारों ओर लपेट ली और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कोई हंटर अपने प्रे को देखता है। मेरे दिमाग में ब्लास्ट सा हुआ। 200 रुपए, फिर से 200 रुपए। इस औरत को उन 200 रुपए से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी लाइफ की आखिरी सेविंग थी। और ये क्या बकवास है कि एक बार और एक्सपीरियंस करने देगी? सच तो यह है कि तुम खुद मजे लेना चाहती हो। तो क्या डिसीजन लिया? फांग शियू मेरे बिल्कुल करीब थी। मैं उसे देख रहा था और मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चमक रही थी, जैसे वो मुझे अभी किस करने वाली हो। मैंने अपने दांत पीसे और अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो मेरी सैलरी का क्या? तुम मुझे भूखा तो नहीं मारोगी ना? जब उसने देखा कि मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ तो फैंग शियू की आंखों में गुस्सा आ गया और नेक्स्ट सेकंड उसने एक भूखे वाइल्ड डॉग की तरह मेरे होठों पर जोर से बाइट कर लिया। हमारे होठों के बीच ब्लड का टेस्ट फैलने लगा। उसने अपने होठों को लिक किया जैसे अपने प्रे के खून का मजा ले रही हो, और फिर मुझे छोड़ा। ये तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस था मेरे ऑर्डर के खिलाफ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आखिरी होगा। अपने होठों से खून पोंछते हुए फांग शियू ने कोल्डली अपना ऑर्डर सुनाया। मैं तुम्हें अपना सामान पैक करने के लिए 1 दिन का टाइम देती हूँ। कल सुबह एग्जैक्टली 8 बजे मुझे यहीं मिलना, वरना। वो रुकी और उसका एक एक वर्ड मेरे दिलो दिमाग पर छप गया। और याद रखना, तुम्हारी मास्टर का नाम फांग शियू है।
वैलेंटाइंस डे के दिन सिर्फ 200 रुपए के लिए मुझ जैसे एक डिलीवरी बॉय को मोडो की सबसे पावरफुल औरत ने टारगेट कर लिया। उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, मेरी इनकम बंद कर दी, और तो और 8 बॉडीगार्ड्स भेजकर मुझे बीच सड़क से उठाकर सीधा अपने ऑफिस ले आई। उसने अपनी उंगली से मेरी चिन ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी और हल्की सी स्मग भी। याद रखना, आज से तुम्हारी मास्टर फांग शियू है। कुछ ही देर पहले मैं 200 रुपए की टिप मिलने पर खुशी से झूम रहा था, पर जब मैं डिलीवरी लेकर डोर पर पहुंचा तो अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी जिन्हें सुनकर किसी का भी चेहरा लाल हो जाए। बहुत देर डोर नॉक किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कॉल किया। सामने वाले ने बड़ी देर बाद उठाया। फोन के उस पार से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और डायरेक्ट बोली, मिल्क टी तुम रख लो और वो सामान भी तुम अपने ही यूज के लिए रख लो। ये सुनते ही मैं वही खुशी से पागल हो गया। सिर्फ 200 रुपए फ्री में नहीं मिले, बल्कि 2 मिल्क टी भी मिल गई। ये ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट था। क्योटो सिटी के सेंटर में, जहाँ की जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी है, वहाँ एक ट्रेडिशनल कोर्टयार्ड छुपा हुआ था। लाल ईंटों और नीली टाइल से बनी दीवारें एक परफेक्ट स्क्वायर शेप बना रही थी। मेन डोर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत स्मार्टली सेट था, नॉर्थ फेसिंग साउथ। सिर्फ सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट नहीं, बल्कि चाइना के एंशिएंट फेंगशुई रूल से भी बिल्कुल मैच कर रहा था। उस कोर्टयार्ड में एक स्टोन टेबल के पास 2 बहुत ही पावरफुल ऑरा वाले मिडिल एज्ड मेन चेस खेल रहे थे। स्नैप की आवाज के साथ एक पीस रखा गया और उनमें से एक जोर से हंसा, चेकमेट। ओल्ड फांग, ये गेम भी मैंने जीत लिया। सामने वाला इंसान बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुआ, बल्कि उसने तालियां बजाते हुए हंसकर कहा, हाँ ओल्ड, ये तुम्हें चाइना का गॉड ऑफ वॉर ऐसे ही नहीं कहते। तुमने चेस बोर्ड पर भी मिलिट्री टैक्टिक्स का कमाल दिखा दिया। आराम से खेलते हुए ये दोनों दोस्त कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। एक थे ये जियनजुन, जिनके हाथों में चाइना की मिलिट्री पावर थी, और दूसरे थे फोंग फुगो, एक बिजनेसमैन जिनकी दौलत किसी देश से कम नहीं थी। कौन सोच सकता था कि क्योटो की टॉप 3 फैमिलीज के 2 लीडर्स यहाँ बैठकर शांति से चेस खेल रहे होंगे। फान फ्यूगो ने अपनी टी कप उठाई पर पी नहीं। उनके फेस पर थोड़ी टेंशन झलक रही थी। ओल्ड, ये वो जो हमने सालों पहले अपने बच्चों की चाइल्डहुड मैरिज फिक्स की थी, क्या अब उसे फाइनल प्लान पे लाने का टाइम नहीं आ गया? पर मेरी वो लाली बेटी, इस मैरिज के पीछे की स्टोरी 20 साल पुरानी एक अनएक्सपेक्टेड घटना से जुड़ी थी। उस वक्त फान फ्यूगो बस एक यंग एंटरप्रेन्योर थे जो अपना बिजनेस खुद संभाल रहे थे। एक बार वो पर्सनली शिप पर अपना कार्गो लेकर जा रहे थे कि उन पर डेंजरस पायरेट्स ने अटैक कर दिया। बिल्कुल लाइफ एंड डेथ वाले क्रिटिकल मोमेंट पर ये जिनजिन, जो उस टाइम बस एक नॉर्मल नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर फांग फ्यूगो और उनके पूरे कार्गो को बचाया था। उस दिन से दोनों गहरे दोस्त बन गए और उन्होंने आपस में प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में अगर एक के घर बेटा और दूसरे के घर बेटी हुई तो वो दोनों फैमिलीज आपस में रिश्तेदार बन जाएंगी। उसके बाद फैंग फ्यूगो फॉरेन चले गए और 10 साल से ज्यादा स्ट्रगल किया। उन्होंने सिर्फ एक बड़ा एम्पायर ही खड़ा नहीं किया, बल्कि शादी भी की। पर वो कभी नहीं भूले कि वो चाइनीज हैं। सक्सेसफुल होने के बाद वो एक ह्यूज कैपिटल लेकर वापस अपने देश आ गए और तब जाकर आज का फैंग ग्रुप बना। उसी दौरान ये जेंजुन ने भी मिलिट्री में अपनी पावर बढ़ाई और एक के बाद एक प्रमोशन लेकर चाइना के गॉड ऑफ वॉर बन गए। पर स्टेटस बदलने से उनकी सॉलिड फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ा। ये जेंजुन ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, मेरा वो बेवकूफ बेटा पता नहीं आजकल कहाँ गायब रहता है। उन दोनों बच्चों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं है, तो इस मैरिज को लेकर थोड़े ऑकवर्ड इश्यूज होना बहुत नॉर्मल है, तो हम उन्हें थोड़ा और टाइम दे देते हैं। आखिरकार अभी वो यंग है। फैंग फ्यूगो की टेंशन थोड़ी रिलैक्स हुई और उन्होंने चेस बोर्ड फिर से सेट किया। चलो एक गेम और, आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। पेंटिकल की लाउड सिस्टम साउंड इफेक्ट के साथ मैंने कैजुअली एनिमी का क्रिस्टल उड़ा दिया और फुल सेटिस्फैक्शन के साथ अपने हेडफोन्स उतार दिए। फैंग ग्रुप से वापस आने के बाद मैंने बस एक इंस्टेंट नूडल्स का बोल खाया और दोपहर से लगातार गेम खेल रहा था। बस लिन फेंग इस लड़के के वापस आने का वेट कर रहा था। जैसे ही लिन फोंग ने हॉस्टल के कमरे में कदम रखा, वो जोर से चिल्लाया, ऑसम, मैंने सबको मार दिया, चल चल मुझे भी लॉग इन करने दे। वो ये कहते ही अपना सिस्टम ऑन करने वाला था कि मैंने क्विकली उसका हाथ पकड़ लिया। लिन फोंग रुका और फिर झटके से मेरे बिल्कुल क्लोज आ गया। उसकी नजरें मेरे फेस पर फिक्स थीं। तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? उसके इतना कहते ही मैंने नेचुरली अपने होठों को लिक किया। नीचे वाला लिप सच में ऊपर वाले से बहुत ज्यादा सूजा हुआ था और उसमें जलन भी हो रही थी। कुछ नहीं, कुत्ते ने काट लिया, मैंने फ्रस्ट्रेटेड टोन में रिप्लाई किया। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इस टॉपिक पर बात करने का, और वैसे भी ये बात बहुत एम्बैरेसिंग थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक साइको औरत ने काटा है तो क्या वो बिलीव करेगा? कुत्ते ने काट लिया, तू मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है क्या? लिन फेंग को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर सडनली जैसे उसे कुछ भयंकर याद आ गया हो, वो डरे हुए फेस के साथ मुझे घूरने लगा। भाई, तेरी बॉडी एनिमल्स को इतना अट्रैक्ट क्यों करती है? पहले बिल्ली ने अटैक किया और अब कुत्ते ने काट लिया। वेट वेट, कहीं तुझे रेबीज तो नहीं हो गया? ये बोलते ही वो डर के मारे कूद कर मुझसे 8 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया। रेबीज माई फुट। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। अगर मुझे रेबीज हुआ भी तो सबसे पहले मैं आकर तुझे काटूंगा। ये बोलकर मैं स्पीड में उसकी तरफ भागा और प्यार से उसके सिर पर एक स्मैक दे दिया। फिर मैंने स्मूथली उसके शोल्डर पर हाथ रखा और अपने फेस पर एक फेक स्वीट स्माइल लगाकर बोला, गुड ब्रदर, मुझे एक फेवर चाहिए यार। क्या बात है? उसने फुल अलर्ट मोड में पूछा। मैंने अपना गला सफ किया। वो, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे यार। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे इतना बोलते ही लिन फोम झटके से अपना हाथ छुड़ाएगा और सुपर स्पीड में अपना फोन वापस पॉकेट में डाल लेगा। उसका मूवमेंट इतना स्मूथ था। कल ही तो सैलरी मिली है ना तुझे, तूने एडवांस में उड़ा दी क्या? वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई खजाना बचा रहा हो।
मुझे पहले से ही पता था कि उसका यही रिएक्शन होगा। ये लड़का वैसे तो बहुत बढ़िया है, पर नंबर वन का कंजूस है। पूरे महीने में बस सैलरी वाले दिन ही थोड़ा बाहर जाकर शो ऑफ करता है, बाकी दिन तो वो बस पैसे बचाने के बहाने ढूंढता है। यहाँ तक कि गेम स्किन्स भी फ्री वाले ही जुगाड़ता है। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। लगता है अब टाइम आ गया है मेरी 2.5 साल नहीं, पूरे 5 साल की टॉप लेवल एक्टिंग यूज करने का। मैं भी क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। मैंने तुरंत अपना इमोशनल सैड मोड ऑन किया और मेरी आवाज भारी हो गई। ब्रदर, तुझे पता है परसों रात मैं वापस क्यों नहीं आया था? वैलेंटाइंस डे के दिन सिर्फ 200 रुपए के लिए मुझ जैसे एक डिलीवरी बॉय को मोडो की सबसे पावरफुल औरत ने टारगेट कर लिया। उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, मेरी इनकम बंद कर दी, और तो और 8 बॉडीगार्ड्स भेजकर मुझे बीच सड़क से उठाकर सीधा अपने ऑफिस ले आई। उसने अपनी उंगली से मेरी चिन ऊपर उठाई। उसकी आंखों में कोल्डनेस थी और हल्की सी स्मर्क भी। याद रखना, आज से तुम्हारी मास्टर फैंग शियो है। कुछ ही देर पहले मैं 200 रुपए की टिप मिलने पर खुशी से झूम रहा था, पर जब मैं डिलीवरी लेकर डोर पर पहुंचा तो अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिन्हें सुनकर किसी का भी चेहरा लाल हो जाए। बहुत देर डोर नॉक किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कॉल किया। सामने वाले ने बड़ी देर बाद उठाया। फोन के उस पार से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और डायरेक्ट बोली, मिल्क टी तुम रख लो, और वो सामान भी तुम अपने ही यूज के लिए रख लो। ये सुनते ही मैं वहीं खुशी से पागल हो गया। सिर्फ 200 रुपए फ्री में नहीं मिले, बल्कि 2 मिल्क टी भी मिल गई। ये ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट था। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस शुरू की। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत लेट हो गया था। सच तो ये है कि मेरी आखिरी डिलीवरी पर मेरा पाला एक बिल्कुल साइको औरत से पड़ गया। मैं रोने की एक्टिंग करते हुए अपनी स्टोरी सुनाने लगा, तो सोच मैं कितना अनलकी हूँ। मैंने उससे एक बार देखा और कैजुअली कमेंट किया, और उसने मुझ पर मार्शल आर्ट्स शुरू कर दिया। और फिर उसने मुझे पूरी रात लॉक करके रखा। देख मेरी नेक पर ये स्क्रैच मार्क्स, ये उसी साइको का काम है। और स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने उसको 200 रुपए फाइन भी दिया, पर वो नहीं मानी। उसने मेरे अकाउंट पर रिपोर्ट कर दी। मेरा अकाउंट डायरेक्ट बैन हो गया और मेरी पूरी सैलरी फ्रीज हो गया है। मुझे एक पैसा नहीं मिला। मैं बोलते बोलते इमोशनल हो गया और अपने सूजे हुए लिप्स की तरफ पॉइंट किया। आज मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उससे लड़ने चला गया। और गेस व्हाट, उस साइको औरत ने मुझे फिर से बुरी तरह पीटा। मेरे लिप्स का ये हाल उसी ने किया है। भाई तू बता, क्या मेरी लाइफ बर्बाद नहीं होगी? इस दुनिया में कोई रूल्स बचे हैं या नहीं? मेरी ये टीयर जर्किंग परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड थी कि सुनने वाला भी रो पड़े। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, लिन फेंग लगभग मेरी बातों में आ ही गया। ऑफ कोर्स, जो मेन डिटेल्स थी वो तो मैं मरते दम तक नहीं बताने वाला था, वरना ये लड़का मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझे प्लेबॉय बोल बोल कर मेरा जीना हराम कर देता। उसने डाउट के साथ मेरी तरफ देखा। सच में, क्या मैं झूठ बोलूंगा? मैंने फौरन अपना फोन निकाला और उसे वो रेड बैनर वाला बैन अकाउंट की स्क्रीन उसके मुंह पर चिपका दी। खुद देख ले। अब लिन फोंग को पूरा यकीन हो गया था और उसके फेस पर एकदम से गुस्सा आ गया। अगर ऐसा है तो वो औरत सच में बहुत ईविल है यार। हाँ भाई, बिल्कुल। मैंने जल्दी से एग्री किया और आयरन हॉट देखकर स्ट्राइक कर दिया। तो उसने एक डीप ब्रेथ ली, जैसे कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हो। माना कि मैं नॉर्मली थोड़ा कंजूस हूँ, पर अपने भाई को मुसीबत में थोड़ा छोड़ूंगा। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और मैंने जल्दी से बोला, बस 200 दे दे। 200 काफ़ी है। हाँ हाँ, बहुत है। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़े दिन यहाँ से बाहर चला जाऊँ। कोई ऐसी जॉब ढूंढ लूंगा जहाँ रहना खाना फ्री हो। जब ये मैटर शांत हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगा। ये सोचते ही मुझे हंसी आने लगी। वो औरत सच में खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। उसे लगा उसने मुझे कल आने को कहा और मैं सच में एक कुत्ते की तरह चला जाऊंगा। उसने मुझे आज़ाद कर दिया और मैं बेवकूफ़ों की तरह वापस उसके ट्रैप में फंसूंगा। क्या मजाक है, मैं तो जितनी दूर हो सके भाग जाऊंगा। और मुझे एक दिन का टाइम दिया कंसिडर करने को। माई फुट। लिन फेंग हैरान था। तू जा रहा है? हाँ, बस टेम्पररी। जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने जल्दी से उसे रिलैक्स किया। ठीक है। उसने अपना फ़ोन निकाला और मुझे मनी ट्रांसफ़र कर दिया। नोटिफिकेशन में 200 रुपये रिसीव्ड देखकर मेरा मुंह लटक गया। मैंने कहा था 200 दे दे, पर क्या ये खुद से एक 0.050 एक्स्ट्रा नहीं भेज सकता था? सच में बहुत बड़ा कंजूस है। पैसे मिलते ही मैंने तुरंत अपना पैक किया और बैग निकाला। जाते जाते मैंने उसे याद दिलाया, हाँ भाई, स्टेशन मैनेजर को मेरे बारे में बता देना। तू अभी जा रहा है? लिन फंग मुझे पूरे बैग के साथ देखकर शॉक रह गया। बिल्कुल, मेरे पास टाइम नहीं है यार। मैंने मुड़कर जवाब दिया, जाना ही पड़ेगा, वरना मेरी लाइफ खतरे में है। बाय बाय। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। मैंने हाथ हिलाया और अपना बैग लेकर बिना पीछे देखे हॉस्टल से बाहर भागा। बाहर आते ही मुझे हवा भी बहुत फ्रेश और मीठी लगने लगी। आखिरकार मैं उस साइको औरत की सिटी से दूर जा रहा हूँ। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा रेलवे स्टेशन की कैब ली। आस पास आती जाती भीड़ को देखकर मुझे अपने फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। कहाँ जाऊँ? मैं अपनी चिन पकड़कर प्लान करने लगा। सू सिटी कैसा रहेगा? मोड़ो के पास ही है, डेवलपमेंट भी अच्छी है और सैलरी भी सही होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, टिकट सस्ती है। मैंने अपने पैसे काउंट किए। कैब में 20 गए, अब 180 बचे हैं। अब तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। पैसे खत्म होने से पहले मुझे जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। थैंकफुली अभी गर्मियां हैं तो आसमान ओढ़ लूंगा और ज़मीन बिछा लूंगा, होटल का खर्चा बच जाएगा। यह आइडिया आते ही मैंने एक्शन लिया और फ़ोन पर कल सुबह की सू सिटी की टिकट बुक कर ली। फिर स्टेशन के कॉर्नर में जाकर सीधा सो गया। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने फील्ड में टफ सिचुएशंस फेस की हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। सेम टाइम पर गू ग्रुप के टॉप फ्लोर ऑफिस में टेंशन से टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। स्लैब की एक बहुत लाउड आवाज आई। गू हाउ अपने फादर गू शन की एक जोरदार थप्पड़ से जमीन पर गिर पड़ा। वो किसी हारे हुए डॉग की तरह जमीन पर पड़ा था।
तू पार्टी करता है, ड्रिंक करता है, जब तक लीगल है मैंने हमेशा आंखें बंद रखी। आखिरकार तू मेरा ही बेटा है। गुशन गुस्से से कांप रहे थे और जमीन पर घुटने टेके गू हाव पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। पर अब तू किससे पंगा ले रहा है? तुझे आइडिया भी है तेरी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ है? हजारों करोड़ का लॉस। इतने पैसों में तो तेरी जैसी सैकड़ों जानें खरीदी जा सकती हैं। भूषण, जो बाहर बिजनेस डील पर थे, उन्हें अचानक खबर मिली कि कंपनी के शेयर्स एक रात में 10% गिर गए हैं और फिर मैसेज आया कि फैन ग्रुप ने गू ग्रुप के साथ सारे टाई अप्स यूनिलैटरली कैंसिल कर दिए हैं। वो उसी रात की फ्लाइट पकड़कर वापस आए और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि यह सब उनके इस नालायक बेटे की वजह से हुआ है। वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करते? डैड, मैंने किससे पंगा लिया है? गू हाओ अपना लाल सूजा हुआ गाल पकड़े हुए था। उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। उसे बिल्कुल सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। किससे पंगा लिया है? तूने फांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर फांग शियू से पंगा लिया है। वैलेंटाइंस डे के दिन सिर्फ 200 रुपए के लिए मुझ जैसे एक डिलीवरी बॉय को मोडू की सबसे पावरफुल औरत ने टारगेट कर लिया। उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, मेरी इनकम बंद कर दी और तो और 8 बॉडीगार्ड्स भेजकर मुझे बीच सड़क से उठाकर सीधा अपने ऑफिस ले आई। उसने अपनी उंगली से मेरी चिन ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी और हल्की सी स्मक भी। याद रखना, आज से तुम्हारी मास्टर फांग शियू है। कुछ ही देर पहले मैं 200 रुपए की टिप मिलने पर खुशी से झूम रहा था, और जब मैं डिलीवरी लेकर डोर पर पहुंचा तो अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिन्हें सुनकर किसी का भी चेहरा लाल हो जाए। बहुत देर डोर नॉक किया पर कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने कॉल किया। सामने वाले ने बड़ी देर बाद उठाया। फोन के उस पार से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और डायरेक्ट बोली, मिल्क टी तुम रख लो और वो सामान भी तुम अपने ही यूज के लिए रख लो। ये सुनते ही मैं वहीं खुशी से पागल हो गया। सिर्फ 200 रुपए फ्री में नहीं मिले बल्कि 2 मिल्क टी भी मिल गई। ये ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट था। फैन फैमिली, क्योटो सिटी की वो फांग फैमिली जो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। ये नाम सुनते ही गू हाओ की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे पैर से लेकर सिर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। वो क्योटो की टॉप लेवल की वेल्दी फैमिली है। उनकी एक बात चाइना की किसी भी कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफी है। चाइना में एक कहावत है, यमराज से पंगा ले लेना, पर क्योटो की 3 फैमिली से कभी पंगा मत लेना। ये 3 फैमिलीज हैं, मिलिट्री पावर होल्ड करने वाली ये फैमिली, बिजनेस एम्पायर चलाने वाली फैंग फैमिली और राजनीतिक पावर होल्ड करने वाली शाह फैमिली। कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बाद इन्हीं 3 फैमिलीज के पास अल्टीमेट पावर है। यहाँ तक कि कभी कभी नेशनल डिसीजंस भी इन्हीं के अप्रूवल से होते हैं। तू एक नंबर का लूजर है। गू शन अपने बेटे का यह डरा हुआ चेहरा देखकर और भी भड़क गए। अगर मुझे पता होता कि तू इतना बड़ा लूजर निकलेगा तो मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देता। आज से तो बिल्कुल चुपचाप रहेगा। तेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स और एक्सपेंसेस बंद हैं। और अगर तूने फिर किसी पावरफुल वीआईपी से पंगा लिया तो वापस अपनी माँ के पेट में जाकर दोबारा पैदा हो। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। क्या वो अभी तक नहीं आया? बॉस फैंग नहीं आया? कॉल किया था, हाँ, पर उसने नहीं उठाया। चुवेवे ने घबराहट में अपने कपड़े को कसकर पकड़ लिया। उसे फैंग शियू का नेचर बहुत अच्छे से पता था। वो बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर उतना ही बड़ा तूफान चल रहा था। इस वक्त वो मन ही मन उस बेवकूफ डिलीवरी बॉय के लिए आरआईपी बोल रही थी। 8:01 हो चुके थे। फैंग शियू की दी हुई डेडलाइन क्रॉस हो चुकी थी। तभी सबको शॉक करते हुए फांग शियू ने खुद अपना फोन उठाया, कल का कॉल लॉग निकाला और नंबर डायल कर दिया। मैं ये चेन उसकी लाइफ का दूसरा ऐसा आदमी था जिसे उसने खुद कॉल किया था। सॉरी, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली अनरीचेबल। फांग शियू ने गुस्से में फोन कट कर दिया। उसकी आंखों से ऐसी डेडली वाइब्स आ रही थीं जो फोन की स्क्रीन को भी पिघला गई। वो मेरे नंबर को घूर रही थी जैसे मुझे जान से मार देना चाहती हो। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया। इस दुनिया में आज तक किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। वेरी गुड। उसके फेस पर एक ठंडी स्मर्क आ गई। शांति से जिंदा रहना पसंद नहीं है क्या? मौत के इतने करीब जाने का इतना ही शौक है? पगलपन की लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। उसकी आंखों में एक शार्प लुक आया। उसने बिना किसी इमोशन के ऑर्डर दिया, वे ढूंढो उसे, चाहे पूरे मोरू सिटी को उल्टा करना पड़े या पूरे चाइना को छान मारना पड़े। उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ। आज मेरा सू सिटी में पहला दिन था। सच कहूँ तो मोडू जैसे इंटरनेशनल सिटी के कंपेयर में सू सिटी थोड़ा हल्का था, पर फिर भी ये काफी डेवलप्ड था। आखिरकार ये चाइना की टॉप टियर सिटी है। अब सर्वाइव करने के लिए क्या जॉब ढूंढो? मैंने अपनी खाली पॉकेट को टच करते हुए प्लान किया। ऐसी कौन सी जॉब होगी जिसमें फ्रीडम भी हो, सैलरी भी अच्छी हो और सबसे बेस्ट डेली पेमेंट मिलती हो? मेरी पॉकेट में बस एक अकेला 100 रुपए का नोट बचा था जो मुश्किल से आज का दिन निकालेगा। तो मुझे इमरजेंसी में कोई जॉब ढूंढनी ही थी। मैं बहुत डीपली सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक मास्टर आइडिया आया। हाँ, मैं ईंटें उठा सकता हूँ। ये जॉब एकदम परफेक्ट है। जब चाहो काम करो, जितना काम करोगे उतने पैसे, और मेन पॉइंट, डेली वेजेस मिलेंगे। टारगेट सेट होते ही मैंने अपना फोन निकाला, ऑनलाइन जॉब पोर्टल चेक किया और सीधा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया जहां वर्कर्स की जरूरत थी। लड़के, तू तो बड़ा सॉफ्ट और क्लीन दिख रहा है, ईंटें उठा भी पाएगा? साइट के इंचार्ज अंकल ने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए डाउट से पूछा। ऑफ कोर्स उठा लूंगा। मैंने अपना चेस्ट बाहर किया और अपने बाइसेप्स शो ऑफ करते हुए बोला, अंकल, मेरे दुबले शरीर पे मत जाओ, मेरे अंदर बहुत पावर है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। फिर वो अंकल मुझे खाली जगह ले गए जहां लाल ईंटों का पहाड़ लगा था। ये एक लाल ईंट ऑलमोस्ट 5 किलोज की है। एक ईंट के 2 रुपए मिलेंगे। जितनी उठाओगे उतने पैसे, कोई लिमिट नहीं है। ये लो ईंट पकड़ने का टूल, इसमें एक बार में 5 ईंटें आ जाती हैं।
पर इसके लिए सॉलिड आर्म स्ट्रेंथ चाहिए। अगर तुम 1 घंटे में 50 राउंड्स लगा लोगे तो जॉब तुम्हारी, सिर्फ 50 राउंड्स। ये तो बहुत ईजी है। एक टाइम था जब मैं 25 किलोज का वेट लेकर 10 किलोमीटर दौड़ जाता था बिना सांस फूले। ये काम तो मेरे लिए लेफ्ट हैंड का खेल है। मैंने बिना कुछ सोचे टूल पकड़ा और पूरी पावर के साथ काम में लग गया, और सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैंने आधा टारगेट पूरा कर दिया। अरे बस बस। अंकल ने हाथ हिलाकर मुझे रोका। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे देखने का उनका नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। मेरी स्पीड किसी प्रोफेशनल वर्कर से कम नहीं थी। तो अंकल, क्या मेरी जॉब पक्की? मैंने स्लोली पूछा। हाँ, तुम कल से काम पर आ सकते हो। क्या मैं आज से ही शुरू कर सकता हूँ? मैंने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहा। मेरी पॉकेट बिल्कुल खाली है, पैसे नहीं है। अंकल ने मुझे ध्यान से देखा। शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जैसा हैंडसम लड़का इतने बुरे डेज देख रहा होगा। उन्हें तो लगा होगा कि मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो समर जॉब का एक्सपीरियंस लेने आया। ठीक है, तुम अभी से काम शुरू कर सकते हो। शाम 6 बजे से पहले जब भी थक जाओ ये रिसीट लेकर आना और अपने पैसे ले जाना। वैलेंटाइंस डे के दिन सिर्फ 200 रुपए के लिए मुझ जैसे एक डिलीवरी बॉय को मोडू की सबसे पावरफुल औरत ने टारगेट कर लिया। उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, मेरी इनकम बंद कर दी, और तो और 8 बॉडीगार्ड्स भेजकर मुझे बीच सड़क से उठाकर सीधा अपने ऑफिस ले आई। उसने अपनी उंगली से मेरी चिन ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी और हल्की सी स्मर्क भी। याद रखना, आज से तुम्हारी मास्टर फांग शिव है। कुछ ही देर पहले मैं 200 रुपए की टिप मिलने पर खुशी से झूम रहा था, पर जब मैं डिलीवरी लेकर डोर पे पहुंचा तो अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिन्हें सुनकर किसी का भी चेहरा लाल हो जाए। बहुत देर डोर नॉक किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कॉल किया। सामने वाले ने बड़ी देर बाद उठाया। फोन के उस पार से अजीब सी आवाजें आ रही थी और डायरेक्ट बोली, मिल्क टी तुम रख लो, और वो सामान भी तुम अपने ही यूज के लिए रख लो। ये सुनते ही मैं वहीं खुशी से पागल हो गया। सिर्फ 200 रुपए फ्री में नहीं मिले, बल्कि 2 मिल्क टी भी मिल गई। ये ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट था। डन सर। लाल ईंटों के उस पहाड़ को देखकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये ईंटें थोड़े ही हैं, ये तो चलते फिरते कैश नोट्स हैं। एक ईंट के 2 रुपए तो एक राउंड के 10 रुपए हुए। मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन की। आज का टारगेट है 300 राउंड्स। 3000 रुपए मिल जाएंगे तो मैं आराम से कुछ दिन मजे करूंगा। 300 राउंड्स लगाने में बस आधा दिन लगेगा, बाकी आधा दिन मैं फ्री घूमूंगा। यह डिलीवरी बॉय की जॉब से बहुत ज्यादा बेटर है। और सबसे अच्छी बात, ये ईंटें मुझे बैड रेटिंग्स नहीं देंगी। बस मौसम थोड़ा भट्टी की तरह गर्म है, पर कोई बात नहीं। जब तक मुझे वो साइको औरत नहीं दिखती मेरा दिल एकदम कूल और रिलैक्स रहता है। उसी दोपहर मैं खुशी खुशी अपनी हार्ड अर्न डेली वेज जेब में डालकर सीधा साइबर कैफे पहुंच गया। आधा दिन ईंटें उठाकर मैं कुत्ते की तरह थक गया था, पर दिल में सुकून था। उस पागल औरत के बिना मुझे हर जगह स्वर्ग लगती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर टेम्पररी वर्कर्स के लिए हॉस्टल नहीं था, तो मैंने कैलकुलेट किया और साइबर कैफे में नाइट आउट बुक करना सबसे सस्ता लगा। सोचो जरा, कैफे के प्राइवेट एसी रूम में ठंडी हवा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स मजे से लो, और रिलैक्स करने के लिए गेम्स खेलो। जब नींद आए तो सोफा पर लेट कर सो जाओ। खाना पीना, गेम्स और सोना, सब कुछ सिर्फ 188 रुपए में। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। पर उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे ये मजे वाले दिन कितनी जल्दी खत्म होने वाले हैं। फैंग ग्रुप के हेडक्वार्टर में, सच में। ये खबर सुनकर फैंग शियू के कोल्ड फेस पर पहली बार एक सरप्राइज लुक आया। 100% कंफर्म बॉस। वो लड़का ये चन अपनी फार्म ग्रुप की नई सोसाइटी वाली प्रॉपर्टी पर ईंटें उठा रहा है। सिर्फ एक दिन के अंदर चू वेवे ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर मेरी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दिमाग खराब है क्या। मैं फॉन्ग बॉस के साथ लग्जरी में रहने के बजाय कंस्ट्रक्शन साइट पर धुल खा रहा हूँ। उसके बॉस के पास पैसा है, ब्यूटी है, थोड़े से अजीब नेचर को छोड़ दें तो वो एक परफेक्ट गॉडेस है। क्या ये लड़का पैदा ही मजदूरी करने के लिए हुआ है? बिना मजदूरी किए इसे सुकून नहीं मिलता क्या? इंटरेस्टिंग। फैंग शियू के फेस पर एक स्मर्क आ गई, तो वो सू सिटी भागकर ईंटें उठा रहा है। पर लगता है तुम भूल गए, सू सिटी भी मेरा ही टेरिटरी है। वे गाड़ी रेडी करो, हम सू सिटी जाएंगे। उस वक्त दोपहर का टाइम था और कड़कती धूप सर पर थी, जो जमीन को बिल्कुल जला रही थी। पसीना मेरे चेहरे से बहकर गर्म जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ रहा था। कल दोपहर और आज सुबह का टाइम मिलाकर मैंने पूरे एक दिन का काम खत्म कर लिया था। इस तेज धूप में काम कर करके मेरा रंग काफी डार्क हो गया था। बस थोड़ा सा और। कम ऑन येचन, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था। बस ये राउंड खत्म करके साइबर कैफे चलूंगा, एसी की ठंडी हवा खाने। साइबर कैफे की ठंडी हवा का सोचकर ही मेरी बॉडी में एक नई एनर्जी आ गई। पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ठीक उसी मोमेंट कंस्ट्रक्शन साइट के मेन गेट पर कंपनी के सारे टॉप मैनेजर्स लाइन लगाकर पूरे डिसिप्लिन के साथ खड़े थे, किसी मिस्टीरियस वीआईपी को वेलकम करने के लिए। बॉस फांग, हम पहुंच गए। छू वेवे की आवाज सुनकर फांग शियू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने कार की खिड़की से बाहर की कड़कती धूप देखी, उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। ये चैन, तुम भी क्या चीज हो? इतनी तेज धूप में ईंटें उठाना मंजूर है थोड़े से पैसों के लिए, पर मेरे साथ रहना मंजूर नहीं। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है। अब मुझे देखना है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है और कब तक टिकता है। लेट्स गो। चू वेवे जल्दी से बाहर निकली और उसने फांग शियू के लिए अम्ब्रेला खोल दिया। बाहर की जलती हुई गर्म हवा ने फांग शियू को हिट किया, जो हमेशा 24DEGREEAC ऑफिस में रहती थी। अभी वो गेट तक पहुंची भी नहीं थी कि दूर से ही मैनेजर्स की लाइन उसे रिस्पेक्ट देने के लिए झुक गई। वेलकम बॉस फांग, साइट इंस्पेक्शन के लिए आपका स्वागत है। दोनों तरफ खड़े मैनेजर्स एक साथ झुके। उन्हें भी इमरजेंसी नोटिस मिला था कि कोई वीआईपी आ रहा है, तो उन्होंने जल्दी में यह वेलकम सेटअप किया था। ये चैन कहाँ है?
फांग शियो ने सीधा पॉइंट पर आकर पूछा। वो कल जो नया वर्कर ईंटें उठाने आया था, जो बहुत हैंडसम है। चू वेवे ने जानबूझकर आखिरी लाइन ऐड की। उसे अपने बॉस का नेचर पता था। बॉस खुद से हैंडसम वर्ड यूज नहीं करेगी। हाँ मुझे पता है बॉस, मेरे पीछे आइए। तभी वो अंकल आगे आए जिन्होंने मुझे जॉब पर रखा था। वो फैंग शियू और उसकी टीम को साइट के पास एक एसी रेस्ट रूम में ले गए। फैंग शियू अंदर खड़ी होकर एसी की ठंडी हवा ले रही थी और खिड़की से बाहर उस पसीने में भीगे हुए लड़के को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन था। बॉस, ये चैन बहुत स्पीड में काम करता है, पर थोड़ा अजीब है। रोज बस आधा दिन ही काम करता है। जैसे ही 300 रुपए पूरे होते हैं, ये काम बंद कर देता है। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं कमाता। टाइम हो गया है, वो अपनी डेली पेमेंट लेने आता ही होगा। फैंग शियू बिना कुछ बोले बस मुझे घूरती रही और उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। 300 रुपए मतलब मेरी वैल्यू तुम्हारी डेली सैलरी के 2/3 के बराबर है। वो आ रहा है। मुझे रेस्ट रूम की तरफ आते देखकर फैंग शियू के फेस पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। हेलो बॉस अंकल, मैं अपनी पेमेंट लेने आ गया। आहा, अंदर कितनी मस्त ठंडी हवा है। मैं आंखें बंद करके पूरे मजे में डोर खोला और चिल होकर बोला, मुझे आइडिया भी नहीं था कि अंदर 2 लोग एक्स्ट्रा हैं। व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही मैंने डोर बंद करके पीछे मुड़कर देखा, मेरा सिस्टम हैंग हो गया। मेरे सामने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर खड़ा था। मेरे बाद सबसे ज्यादा शौक में वो इंचार्ज अंकल थे। सिचुएशन देखकर उन्हें समझ आ गया कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने किस खतरनाक वीआईपी से पंगा ले लिया। तुम दोनों बाहर जाओ, फांग शियो ने कोल्ड आवाज में ऑर्डर दिया। जैसे ही डोर बंद हुआ, मेरे पास मत आ। फांग शियो ने मुझे स्टेप बाय स्टेप पीछे दीवार तक पुश कर दिया। मेरा दिमाग क्रैश होने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं आजाद हो गया हूँ, पर यह साइको औरत किसी भूत की तरह एक ही दिन में यहाँ पहुंच गई। क्या हुआ? वो मेरे और करीब आ गई। सरप्राइज। कितनी लकी बात है ना। तुम जिस जमीन पर अभी खड़े हो वो मेरी कंपनी की है। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था और फांग शियो एक क्रीपी स्माइल के साथ मुझे देख रही थी। क्या तुम्हारी जमीन है? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं अपनी पूरी पावर लगाकर सू सिटी भागा था ताकि इस चुड़ैल से बच सकूं, पर घूम फिर कर मैं सीधा शेर की गुफा में आ गया। हम दोनों बहुत क्लोज थे, तो फांग शिव को मेरे पसीने की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। उसे क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन था, तो उसने अजीब सा मुंह बनाया, पर फिर भी उसने कंट्रोल किया और मेरे एक कदम और करीब आ गए। उसने अपनी सॉफ्ट फिंगर से मेरे फेस को टच किया और बोली, तुम मुझसे डरते हो? अगर तुम इतना डरते हो तो तुम्हें छुपकर भागने की हिम्मत किसने दी? मैंने तुम्हें अगले दिन आने को कहा था और तुम यहाँ छुपकर ईंटें उठा रहे हो। क्या तुमने फांग शिव के ऑर्डर को मजाक समझा है? वो मेरे फेस को टच कर रही थी और मैं हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके सॉफ्ट हाथों का टच काफी अच्छा लग रहा था। पर क्या ये रोमांस करने का टाइम है? उसकी फिंगर्स मेरे फेस पर मूव कर रही थीं और उसकी बॉडी हीट से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। पर इस सिचुएशन में मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता था। वो फॉर्म मैडम, मैंने इस टेंस साइलेंस को तोड़ने की कोशिश की। तुमने ही तो कहा कि ये जमीन तुम्हारी है, तो अगर मैं तुम्हारी जमीन पर ही काम कर रहा हूँ तो इसे भागना कैसे कहेंगे? मैंने डरते हुए एक स्मार्ट एक्सक्यूज दिया। जब पकड़ा ही गया हूँ तो कुछ भी बोलकर बचने का ट्राई तो करना पड़ेगा। बस भगवान करे ये साइको बॉस अब कोई नया ड्रामा ना करे। तुम सही कह रहे हो, जब सब कुछ एक ही है तो सीधा मेरे साथ वापस चलो। उसने बहुत लाइटली मेरे शोल्डर पर हाथ रखा, पर उसकी टोन में एक ऑर्डर था। चुपचाप मेरी पेट बनकर रहो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना। मैंने काउंट कर लिया है, देखते हैं तुम और कितनी बार बचते हो। उसकी आवाज में एक हल्की सी हंसी थी। फिर उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और मेरे पसीने को पोंछ दिया। अगर कोई आउटसाइडर यह सीन देख लेता तो उसे चक्कर आ जाते। फैंग बॉस, जो हमेशा लोगों से 10 फीट दूर रहती थी, आज वो एक लड़के के इतने क्लोज आकर उसका पसीना पोंछ रही थी। ये इम्पॉसिबल था, पर मुझे तो यह औरत हर एंगल से पागल ही लग रही थी। फैंग मैडम, अगर आप अभी भी उस रात वाली बात से गुस्सा है तो मैं सिंसियरली सॉरी बोलता हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था कि रूम में कुछ गड़बड़ है, तुमने ही नहीं सुना। मैं बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो गया और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, और वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। क्या आदमियों के फर्स्ट टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती? मेरा फेस बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी कैंडी छीन ली हो। मैं विक्टिम हूँ यहाँ। फांग शियो ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और उसकी टोन अचानक नॉटी हो गई। तुम्हारा फर्स्ट टाइम? सच कहूँ तो फीलिंग काफी अच्छी थी। उसके फेस पर एक ईवल स्माइल थी। मुझे भी बहुत मजा आया। अगर तुम्हें उस दिन कुछ फील नहीं हुआ तो एक बार और मुझे खुश करो, शायद तुम्हें फिर से एक्सपीरियंस करने का चांस मिल जाए। ये बोलकर वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ी। मैंने ऑटोमेटिकली अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। डोंट क्रॉस द लिमिट। फांग शिव ने देखा कि मैं हाइड कर रहा हूँ, तो उसने मेरा सिर सीधा दीवार पर प्रेस किया और बिना किसी वार्निंग के सीधा मेरे एडम्स एप्पल पर किस कर दिया। मेरे पसीने की वजह से वो डार्क रेड लिपस्टिक का निशान मेरी नेक पर छप गया। ये चिन्ह। तुम इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, उसने मेरे कान के पास आकर सॉफ्टली बोला। चुपचाप मेरी पेट कैरी बन कर रहो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम डर जाओगे। ये कहकर वो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ पीछे हटी। साइको, नंबर 1 साइको। इस औरत के दिमाग का सिस्टम कैसा है? ये मुझे अपना पेट बनाने पर क्यों तुली है? मैं गुस्से से पागल हो रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही। बाहर तेज धूप में चू वेवे दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। वो साइड अंकल तो कब के भाग चुके थे।
उन्हें चू वेवे की तरह जासूसी करने का कोई शौक नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे का हैंडल घुमा और फांग शियो बाहर आई। चू वेवे डर के मारे झटके से स्ट्रेट खड़ी हो गई। बॉस, अब हम कहाँ जाएंगे? उसने सिर झुकाकर सीरियसली पूछा। विला वापस चलो और इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े ऑर्डर करो। कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलो इस पर नजर रखें। फांग शियो की आवाज में हमेशा से ज्यादा बॉसी टोन थी। चू वेवे का सिस्टम हैंग हो गया। उसे लगा उसने गलत सुना है। बॉस एक लड़की को अपने पर्सनल घर ले जा रही है। फिर उसकी नजर मेरी नेक पर उस ब्राइट रेड किस मार्क पर पड़ी। वो पूरी तरह शॉक में थी। क्या बॉस सच में इस लड़के को प्यार करने लगी है? अंदर रूम में आखिर हुआ क्या था? फैंग शियो मुझे फोर्सफुली अपने प्राइवेट विला ले आई। वहां पहुंचते ही उसे कंपनी से एक अर्जेंट मेल आया। कोई इंपॉर्टेंट फाइल साइन करनी थी। उसके फेस पर इरिटेशन थी। आज रात के ट्रेनिंग प्लान को डिले करना पड़ेगा। मुझे ऑफिस जाना है कुछ काम के लिए। उसने जाते जाते मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। तुमसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मेरे वापस आने से पहले नहाकर बिल्कुल क्लीन हो जाना। मुझे सब परफेक्ट चाहिए। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि पीछे मुड़कर बॉडीगार्ड्स को वार्निंग दी। अगर ये यहाँ से भागा तो तुम सब, और अगर ये यहाँ से भाग गया तो तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। यस बॉस, सारे बॉडीगार्ड्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा। फांग शियो के जाते ही मैं आखिरकार एक गहरी सांस ली और अपनी बॉडी स्ट्रेच की। मैंने उस पूरे विला को स्कैन किया। सीरियसली ये कोई मजाक नहीं था। ये जगह माइंड ब्लोइंग थी। मेन हॉल की पेंटिंग्स में रियल गोल्ड लगा था। एक नॉर्मल इंसान अपनी कई जनरेशंस लगाकर भी ऐसी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं अभी इस लग्जरी को घूर ही रहा था कि अचानक बॉडीगार्ड्स मेरे करीब आने लगे। मैं तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। मिस्टर ये, बॉस फैंग ने आपके लिए नए कपड़े तैयार करवाए हैं। एक बॉडीगार्ड ने डिजाइनर शर्ट से भरी एक पूरी रैक मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी। इनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए और अच्छे से नहाकर पहन लीजिए। नो, मैं बिल्कुल नहीं नहाऊंगा, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करते हुए। उसे मेरी स्मेल से प्रॉब्लम है ना, तो मैं उसे आज अपने पसीने की बदबू से ही मारूंगा। पर मेरा ये प्रोटेस्ट बिल्कुल बेकार गया। बॉडीगार्ड्स ने आपस में एक लुक शेयर किया और सीधा मुझे उठाकर बाथरूम में फेंक दिया। काफी देर तक मेरे साथ धोबी पाचा धोने के बाद आखिरकार मैं एकदम क्लीन हो गया। सच कहूं तो काफी फ्रेश फील हो रहा था। बस थोड़ी सी मसल पेन थी। मुझे डाउट हो रहा था कि ये बॉडीगार्ड्स पहले किसी पब्लिक बाथ हाउस में पहलवानों को नहलाने का काम तो नहीं करते थे। ग्रम्बल। मेरे पेट ने आखिरकार रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। सुबह से किडनैप होने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपना सारा गुस्सा वीडियो गेम्स खेल कर निकाला। पुलिस को कॉल करने का तो सवाल ही नहीं था। पूरे विला में सिग्नल जैमर लगा था। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क्स ही चल रहे थे, बाकी सब डेड था। मेरी सिचुएशन लिटरली हेल्पलेस थी। मिस्टर ये, डिनर रेडी है, पर आपको बॉस फैंग के आने का वेट करना होगा। बॉडीगार्ड ने मुझे इन्फॉर्म किया। वेट माय फुट, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे अभी खाना है। मैंने दांत पीसते हुए ऑर्डर दिया, पर अभी मैंने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि फांग शियू न जाने कब डोर पे आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरा सारा एटीट्यूड हवा हो गया। आखिरकार यह उसका घर है। उसने अपना कोट डोर पर फेंका और सीधा मेरी तरफ आई। सबसे पहले उसने मुझे सूंघ कर चेक किया कि मैं नहाया हूँ या नहीं। हाँ, स्मेल क्वाइट नाइस। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मेरी हालत ऐसी थी जैसे 10 साल से भूखा हूँ। मैंने पागलों की तरह प्लेट से खाना उठाया और सीधा मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। इन एक्सपेंसिव डिशेस के सामने मेरी फेवरेट इंस्टेंट नूडल्स भी फीकी लग रही थी। पर एक बात अजीब थी, मेरे ऑपोजिट बैठी फांग शियू ने अपनी चॉपस्टिक्स को टच तक नहीं किया। वो बस अपना फेस हाथ पे रखकर मुझे लगातार घूर रही थी और बीच बीच में उसके होठों पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल आ रही थी। मैंने मुंह में पूरा खाना भरकर अजीब सी आवाज में पूछा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? उसने अपनी आंखें घुमाई और कैजुअली बोली, मुझे भूख नहीं है, बाद में, इससे भी कुछ बेटर खाने को मिलेगा। मैनेज करके उसे इग्नोर किया। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि उसके वर्ड्स का डबल मीनिंग क्या था। मैंने एक और प्लेट उठाई और पागलों की तरह खाना कंटिन्यू किया। जब तक मेरे गले से एक जोरदार डकार नहीं आई तब तक मैं नहीं रुका। मैंने सेटिस्फैक्शन से अपने भरे हुए पेट को थपथपाया। आह, मजा आ गया। फांग शियू ने मेरे सामने खाली प्लेट्स के पहाड़ को देखा और अपनी आईब्रो उठाई। पेट भर गया। हाँ हाँ, फुल। मैंने बिना झिझक के सिर हिलाया। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और अपने आप से बड़बड़ाई, इतना खा लिया है तो मेडिसिन की डोज काफी होनी चाहिए। मेडिसिन क्या? मेरा सिस्टम हैंग हो गया और मैंने ऑटोमेटिकली पूछा, पर अभी मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक मेरा सिर भारी होने लगा, सब कुछ घूमने लगा और आखिरी चीज जो मुझे सुनाई दी वो थी उसकी इविल स्माइल वाली आवाज, मेडिसिन जो तुम्हें खुश कर दे। मैंने अपनी आखिरी पावर लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। साइको, धोखेबाज औरत। बेहोश होने से जस्ट पहले मैंने उसे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए सुना, इसे उठाकर मेरे बेडरूम में ले जाओ। अब जाकर मेरा दिमाग क्लिक किया। तभी वो कुछ नहीं खा रही थी। उसने खाने ड्रग मिलाया था, तो उसका बेटर खाने का मतलब। वो मुझे खाने की बात कर रही थी। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। जब मुझे हल्का सा होश आया तो मैंने खुद को एक बहुत ही सॉफ्ट और ह्यूज बेड पर पाया, पर मेरी पूरी बॉडी आग की तरह जल रही थी। मेरे हाथों पैरों में बिल्कुल पावर नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी सेकंड ब्लास्ट हो जाऊंगा। तभी एक पानी से भीगी हुई बहुत ही सेडक्टिव आवाज मेरे कानों में पड़ी, वाओ, तुम्हारी बॉडी तो काफी स्ट्रांग है। इतनी हेवी डोज के बाद भी तुम्हें होश आ गया। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा जागना अच्छा ही है। तुम पूरे होश में एक्सपीरियंस कर पाओगे कि असली मजा क्या होता है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें घुमाई और देखा कि फांग शियू बेड के किनारे बैठी थी। उसने सिर्फ एक बाथ टॉवल पहना हुआ था और आराम से अपने गीले बालों को ब्लो ड्राई कर रही थी। जब उसने देखा कि मेरी आंखें खुली हैं तो उसके फेस पर हल्का सा सरप्राइज आया,
पर फिर वो सेटिस्फैक्शन में बदल गया। मेरे सामने एक एब्सोल्युटली परफेक्ट गॉडेस बैठी थी, पर मेरे अंदर लस्ट का 1% भी नहीं था, सिर्फ गुस्सा था, भयंकर गुस्सा। ये औरत, इसने सच में मुझे ड्रग दिया। अचानक एक ठंडा हाथ मेरे जलते हुए चेस्ट पर रखा गया। उसने मेरे ऊपर झुककर अपना वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फेस मेरे करीब किया। उसकी ब्रेथ मेरे फेस पर फील हो रही थी। क्या हुआ? वेट नहीं कर पा रहे हो? और सच कहूं तो मुझे तुम्हारा वो रेबल वाला एटीट्यूड ज्यादा पसंद आया था। उस क्लोज डिस्टेंस से आ रही टेम्पटेशन और उस ड्रग का इफेक्ट जो मेरी बॉडी में तबाही मचा रहा था। मेरा कंट्रोल लगभग टूट चुका था। उसे मेरी बॉडी के रिएक्शंस फील हो रहे थे और उसने बहुत प्राउड स्माइल दी। देखा, तुम्हारी बॉडी भी मुझे ही चाहती है। मैंने अपने दांत इतने जोर से पीसे की आवाज आई और मुश्किल से कुछ वर्ड्स निकाले। मैं वो आदमी हूँ जिसे तुम कभी नहीं पा सकती। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक पागलपन वाली पोजीशन थी। ओह रियली? पर अभी तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। अगले दिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, फांग शियू का फेस मेरे बेड के ठीक पास था। किसी भूत की तरह वो बस मुझे घूर रही थी। उसके फेस पर जो ग्लो था, उससे साफ पता चल रहा था कि कल रात उसकी कितनी आंची कटी है। उसके होठों पर एक स्मर्क थी और उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई जीती हुई ट्रॉफी हूँ। और फिर उसने उस बॉसी और एहसान करने वाले टोन में बोला, मुझे ऐसे मत घूरो। गलती तुम्हारी है कि तुम मेरी बात नहीं मानते। मेरे सीने में गुस्से की आग फिर से भड़क उठी। मैंने दांत पीस कर कहा, फॉन्ग शियू, तुम जो कर रहे हो उससे मुझे तुमसे सिर्फ और नफरत होगी। पर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो ऐसे हंसने लगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक सुना दिया हो। नफरत करते हो, आई डोंट केयर। जब तक तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुम सिर्फ मेरे पेट बनकर रहोगे। जब उसने देखा कि मेरे अंदर अभी भी उसे गालियां देने की एनर्जी बची है, तो उसने जैसे चैन की सांस ली। मुझे तब जाकर रियलाइज हुआ कि कल रात का ड्रामा कितना एक्सट्रीम था। जब वो खुद जो सब कुछ रीड कर रही थी इतनी थक चुकी थी, तो मेरी क्या हालत होगी जो कम्प्लीटली पैसिव था। वो मेरे ऊपर झुकी और उसकी आवाज में एक ऑर्डर था जिसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ब्रेकफास्ट रेडी है, अच्छे से खा लेना, एनर्जी रिकवर करने के लिए। आज रात मेरे वापस आने का वेट करना। फिर उसकी ठंडी फिंगर्स ने अचानक मेरी चीक्स को होल्ड किया। प्रेशर ज्यादा नहीं था, पर उसमें डोमिनेशन और पोजेशन साफ फील हो रहा था। उसने बहुत लाइटली मेरे होठों पर किस किया और फिर खड़ी होकर मुझे ऊपर से देखते हुए कहा, क्यूट। किसी नॉर्मल सिचुएशन में ये एक रोमांटिक मोमेंट होता, पर मेरे लिए ये ऐसा था जैसे मौत ने मेरे ऊपर अपना मार्क लगा दिया हो। ठंडी और इंसल्टिंग फीलिंग। मैं पूरे दिन बस बेड पर पड़ा रहा। मेरी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मुझे पीटा हो। हिलने की भी पावर नहीं थी। दिन में 2 बार मेड खाना लेकर आई और बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट की, सर प्लीज कुछ खा लीजिए। पर मैंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। ऑफ कोर्स मैंने खाने को टच भी नहीं किया। मेरे लिए यह लग्जरी विला एक सोने के पिंजरे जैसा था। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं यहाँ से नहीं हो सकता था। आखिरकार नेचर्स कॉल को और इग्नोर नहीं किया जा सकता था। मुझे जबरदस्ती अपनी वीक बॉडी को उठाना पड़ा। पर क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से लेटा हुआ था, जैसे ही मेरे पैरों ने जमीन टच की, सारी पावर गायब हो गई। मैं सीधे मुंह कारपेट पर जा गिरा। सच में बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। मेरे पैर नूडल्स की तरह सॉफ्ट हो चुके थे। मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। साइको औरत, मैं धीरे से बड़बड़ाया, मेरी तो टांगे ही काम नहीं कर रही हैं। मैंने दांत पीस कर अपने हाथों से बेड का सपोर्ट लिया और मुश्किल से खुद को ऊपर खींचा। फिर ठंडी दीवार का सपोर्ट लेते हुए मैं किसी बूढ़े इंसान की तरह खिसक खिसक कर बाथरूम तक पहुंचा और पूरे दिन का प्रेशर रिलीज किया। तभी रूम के डोर पर नॉक हुआ। सर, बॉस आ गई हैं, प्लीज डिनर के लिए बाहर आ जाइए। मैंने बेड के साइड में रखे क्लॉक को देखा, तब जाकर रियलाइज हुआ कि बाहर अंधेरा हो चुका है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 24 आवर से कुछ नहीं खाया था। जब मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो डोर को बाहर से जोर से पुश किया गया। फांग शियू किसी तूफान की तरह रूम में घुसी। उसकी नजर बेड के साइड टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट और लंच पर गई, जो बिल्कुल अनटच्ड थे। उसकी आंखें चाकू की तरह मुझे चुभने लगी और आवाज में एंगर था, क्या तुम मेरे साथ हंगर स्ट्राइक का गेम खेल रहे हो? मेरे फेस पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। शायद हाँ, शायद ना। मुझे बस डर है कि कहीं किसी ने खाने में फिर से कुछ स्पेशल ना मिला दिया हो। उसका गुस्सा बस फूटने ही वाला था कि मेड जल्दी से बीच में आ गई, फेस पर एक डरी हुई स्माइल लेकर। बॉस, शायद मेरा बनाया खाना ये सर को पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मैं बनाने से पहले उनसे पूछ लिया करूंगी। पर फांग शिव कोई बेवकूफ़ नहीं थी। उसे एग्जैक्टली पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो इस मैटर को ज़्यादा मेसी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं खुद उसके सामने सरेंडर कर दूं। पर मैं इतना ढीठ था कि हार मानने को तैयार नहीं था। लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। आगे तुम्हारे साथ क्या करना है वो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए कोल्डली 2 ऑप्शंस दिए। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन 1, चुपचाप मेरे साथ बाहर चलकर डिनर करो, तो मैं तुम्हारे इस एटीट्यूड को इग्नोर कर दूंगी। ऑप्शन 2, अगर सच में इतनी हिम्मत है तो भूखे मर जाओ। ये वार्निंग देकर वो पलटकर रूम से बाहर चले गए। मैंने सुना कि वो बाहर डाइनिंग रूम में जाकर बैठ गए, शायद उसी बड़ी डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर। इतने शानदार खाने के सामने बैठे होने के बाद भी उसने चॉपस्टिक्स को टच तक नहीं किया। शायद मेरे जैसे स्टबन इंसान ने उसका मूड पूरी तरह खराब कर दिया था। बॉस, मेड की डरी हुई आवाज फिर से आई, क्या मैं जाकर ये सर को एक बार और रिक्वेस्ट करूं? नो नीड। उसे बाहर आना है या नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है। फैंग शियू की आवाज आइस की तरह ठंडी थी। वो पूरे 2 घंटे तक बाहर मेरा वेट करती रही और मैंने अपने रूम से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। आखिरकार फैंग शियू की पेशेंस का लेवल क्रॉस हो गया।
वो हमेशा से क्वीन की तरह रही थी। लोग उसका वेट करते थे, वो किसी का वेट नहीं करती थी। किसी की औकात नहीं थी उसे 2 घंटे वेट करवाने की। 2 घंटे, इतने टाइम में तो हम एक राउंड और सकते थे। बहुत बढ़िया, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। उसकी आवाज़ डोर के आर पार आ रही थी, जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हों। फिर मैंने उसे मेड को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हुए सुना, बिना मेरी परमिशन के इसे खाने को कुछ नहीं मिलना चाहिए। इतना बोलकर उसने अपना बैग उठाया और हाई हील्स की फास्ट आवाज़ के साथ विला से बाहर चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हंसा। वो देखना चाहती है कि मेरा एटीट्यूड कब तक टिकता है। शायद वो वेट कर रही है कि मैं उसके पैरों में गिरकर खाना मांगूंगा। 3 दिन बीत गए, फांगशियो वापस नहीं आई। शायद वो मोड़ू वाले अपने दूसरे घर में रुकी होगी और कंपनी के काम में बिजी होगी। शायद वो भूल ही गई कि उसने अपने घर में एक जिंदा इंसान को लॉक करके रखा है। जब वो कंपनी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट करने ही वाली थी कि अचानक उसे एक कॉल आया। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उस कॉल को आंसर करते वक्त उसका फेस कितना इरिटेटेड होगा। पर नेक्स्ट सेकेंड वो इरिटेशन पैनिक में बदल गई होगी। क्या कहा तुमने? फोन पर मेड रोते हुए बोल रही थी। बॉस, ये सर 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, वो बेहोश हो गए हैं, एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही है। उस मोमेंट फैंगशियो पहली बार सच में डर गई थी। कौन सा हॉस्पिटल? मैं अभी आ रही हूँ, वो ऑलमोस्ट चिल्लाई। वे मीटिंग कैंसिल करो। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं मोड़ू के नंबर एक सिटी हॉस्पिटल के प्राइवेट वीआईपी रूम में था। पास में एक डॉक्टर किसी से बात कर रहा था। पेशेंट डेंजर से बाहर है। बस बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया तो स्टमक एक्सट्रीम स्टारवेशन मोड में चला गया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहा था और मेरे हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी। तभी डॉक्टर ने सडनली अपना टॉपिक चेंज किया और फांग शिव को एक वियर्ड लुक देते हुए बोला, और पेशेंट की कंडीशन अभी काफ़ी वीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। अभी कुछ दिनों तक वो सब मत कीजिएगा। कोई भी अंधा इंसान देखकर बता सकता था कि मेरे और इस औरत के बीच नॉर्मल रिलेशन नहीं है। डॉक्टर के जाते ही बाकी स्टाफ भी धीरे से रूम से बाहर निकल गया। रूम में सिर्फ मैं और वो साइको औरत बचे थे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर फांग शू ने एक चेयर खींची और मेरे बेड के बिल्कुल पास बैठ गई। उसने एक पैर पर दूसरा पैर रखा, हाथ फोल्ड किए, और बस मुझे घूरने लगी। पर इस बार उसकी आंखों में हल्की सी गिल्ट, शर्मिंदगी थी। वाओ, मिरेकल्स डू हैपन। मुझे लग रहा था सोच रही है कि बात कैसे शुरू करे, क्योंकि सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना पागल हूँ कि भूखा मर जाऊंगा और उसके सामने भीख नहीं मांगूंगा। मैंने एक कोल्ड स्माइल दी और साइलेंस तोड़ा। अब खुश हो, अगर तुम यही चाहती थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। क्या बात है, बोलो। फैंग शियू ने इरिटेट होकर पूछा। चू वेवे ने हिम्मत करके कहा, पर पहले खुद को सेव किया। बॉस, मैं बोलूंगी पर आप मुझे मारना मत। बॉस, आप सच में उसके साथ थोड़ा ओवर कर रही हैं। अगर आप उसे पसंद करती हैं तो उसे नॉर्मल तरह से डेट कीजिए। थोड़ा बॉसी होना ठीक है, पर आपका तरीका तो बिल्कुल। चू वेवे आखिरी वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे अपनी जॉब प्यारी थी। बिल्कुल क्या? फांग शियू ने पूछा। बिल्कुल साइको जैसा है। इतना बोलते ही चू वेवे ने अपना सिर झुका लिया। उसे लगा आज तो पक्का नौकरी से गई। पर सरप्राइज, फांग शियू गुस्सा नहीं हुई। वो बस खुद से धीरे से बड़बड़ाई। क्या मैं सच में ओवर कर रही हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद चू वेवे वापस मेरे रूम में आई और मेरे बेड के पास खड़ी होकर मुझे लेक्चर देने लगी। शायद उसे लग रहा था कि हम दोनों एनिमीज की तरह बिहेव कर रहे हैं और बीच में वो फंस रही है। वो एक्चुअली बॉस सच में तुम्हारी बहुत केयर करती है। उसने धीरे से कहा, मैंने आज तक किसी आदमी के लिए बॉस को इतना परेशान होते नहीं देखा। तो तुम थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते? बॉस जो स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हें दे रही है उसे एंजॉय करो, और क्या पता फ्यूचर में तुम दोनों। वो आगे नहीं बोली। उसे बस इतना चाहिए था कि हम दोनों नॉर्मल बिहेव करें। बाकी स्टोरी कहाँ जाती है वो हमारी प्रॉब्लम है। इतना बोलकर वो भाग गई। शायद उसे खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि यह सीईओ रोमांस नॉवेल वाली स्टोरी रियल लाइफ में उसके सामने कैसे चल रही है। पर उसने जो भी बकवास की, मैंने एक वर्ड भी सीरियसली नहीं लिया। मैं एडजस्ट करूं, पागल है क्या? प्रॉब्लम उस साइको औरत में है, पागल लोग। मैं धीरे से बड़बड़ाया। अगले दिन फांग शियू जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, चू वेरे भागकर उसके पास आई। बॉस, आप आ गई। वो कैसा है? फांग शियू ने अंदर जाते हुए पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, आज बहुत अच्छे मूड में था। वो माँ का बनाया सारा खाना खा लिया और डॉक्टर ने कहा है कि ये चैन आज डिस्चार्ज हो सकता है। ये सुनकर कि मेरी भूख उसके बिना वापस आ गई है, फांग शियू का फेस एकदम डार्क हो गया। क्या वो सच में मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल देखकर उसकी भूख मर जाती है? चू वेवे ने बॉस का फेस देखा और समझ गई कि गड़बड़ है। बॉस, गुस्सा मत होना। शायद आज वो माँ ने जो बनाया था वो ये चैन की फेवरेट डिश होगी। वो किसी तरह सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे भी पता था कि फांग शियू के बिना मैं सच में बहुत रिलैक्स था। गलती फांग बॉस की ही थी जिसने मुझे इतना बड़ा ट्रॉमा दिया था। वो अभी क्या कर रहा है? फांग शियू ने पूछा। गेम्स खेल रहा है बॉस, ये चैन बहुत प्रो गेमर है। उसने मुझे भी रैंक पुश करवाई है। एक्साइटमेंट में शू वेवे बोल गई, पर नेक्स्ट सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर जिप इट वाला एक्शन किया। शू वेवे, फांग शियू की कोल्ड आवाज आई। मैंने तुम्हें यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, उसके साथ गेम खेलने के लिए नहीं। चू वेवे का फेस लटक गया। वो क्या ही बोलती, बॉस है। जब फांग शियू रूम में घुसी, बॉस फांग ये चैन से जेलस फील कर रही हैं। क्या उन्हें सच में उससे प्यार हो गया है? चू वेवे अपना सिर खुजलाते हुए शौक में बड़बड़ा रही थी। थैंकफुली मैं वीआईपी रूम में था जहां मेरे सिवा कोई पेशेंट नहीं था, वरना जिस तरह मैं चिल्ला चिल्लाकर गेम खेल रहा था
मुझे अब तक हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया होता। अबे जाना ऊपर। मौजी, तू स्क्रीन के पीछे डर के क्यों बैठा है? सामने लेवल 3 का जांग फे है, वो अभी अल्टीमेट नहीं खोल सकता। जाकर मार उसे, उल्लू के पट्टे। मैं पूरी तरह से गेम में घुसा हुआ था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ जहाँ साइलेंस मेंटेन करना होता है, और मुझे तो ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि कब कोई चुपचाप आकर मेरे बेड के पास बैठ गया। फोंग शियू को नॉर्मली शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर आज अजीब बात यह थी कि उसने मुझे चिल्लाते हुए देखकर कोई गुस्सा नहीं किया। लगता है चू वेवे की कल रात वाली बातें उसने सीरियसली ले ली थी। वो बस शांति से वहां बैठी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में वो पुराना शार्प एटीट्यूड नहीं था। और इस तरह मैं पूरे 20 मिनट तक गेम में स्ट्रगल करता रहा, और वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिए मेरी भयानक हार को देखती रही। लूजर, मैं गुस्से से चिल्लाया। ये मोजी क्या पैर से खेल रहा था, दिमाग खराब कर दिया। स्क्रीन पर एनिमी टीम का एमवीपी देखकर मुझे जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी वो सिर्फ एक गेमर ही समझ सकता है। तुम अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी जान लगा दो, और तुम्हारे टीममेट्स अपनी बेवकूफ़ी से पूरा गेम हरवा दें। गुस्से में मैंने अपना फोन जोर से बेड पर पटका, पर अनलकी में फोन बेड से बाउंस हुआ और सीधा फैंग शियो की गॉड में जाकर गिरा। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि वो वहां बैठी है। मैं डर के मारे एक झटके में पीछे हुआ। ये क्या ऑकवर्ड सिचुएशन है। मेरा फोन उसकी गॉड में पड़ा था। मैं उठाऊं या नहीं? अगर उठाया तो इस साइको औरत को टच करना पड़ेगा, अगर नहीं उठाया तो हम दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे को घूरते रहेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फैंशियो खुद फोन उठाएगी और इसे आराम से मेरे हाथ के पास रख देगी। उसकी पीसफुल आवाज सुनकर मैं शॉक में था। चलो आराम से बात करते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने झटके से अपना फोन उठाया और उसे गुस्से से देखा। हम दोनों दुश्मन हैं, तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आती है। मेरे वर्ड्स बहुत इंसल्टिंग थे। मैं जानबूझकर उसे इरिटेट कर रहा था। तुम खुद को बहुत पावरफुल समझती हो ना, तो हिम्मत है तो मार दो मुझे अभी। पर मेरे सरप्राइज के लिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो थोड़ा ओवर था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वर्ड सेलेक्ट कर रही हो। इसके लिए मैं तुम्हारे रूल्स थोड़े रिलैक्स कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनूंगी। ये मेरी लास्ट लिमिट है कॉम्प्रोमाइज करने की। ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने उसे किसी के सामने इतना झुकते हुए देखा था। शायद वो मेरा कोल्ड एटीट्यूड और नहीं झेलना चाहते फ्रीडम। मैं मॉकिंग टोन में हंसा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। फैंग मैडम, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है या मेरे समझने में प्रॉब्लम है? ऐसे रहने में और हाउस अरेस्ट नजरबंद होने में क्या डिफरेंस है? हमारी मीटिंग एक एक्सीडेंट थी। मैं ये चैन तुम्हें कुछ वो नहीं करता, तो मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तुम फैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। बचपन से तुम्हें सब कुछ मिला है। अगर तुम थोड़ी जिद्दी हो तो मैं समझ सकता हूँ, पर तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो डायरेक्ट मेरी इंसल्ट है। इस बार फैंग शियो पूरी तरह चुप हो गई। जो बातें मैंने बोली थी वो उसके दिल में चुभ रही होंगी। हम दोनों का मिलना बस एक एक्सीडेंट था, और मैं बस उसका एक टाइम पास खिलौना बनकर रह गया था। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में एक समझौता था। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे लगा था मेरी इन बातों से वो भड़क जाएगी, पर उसका रिएक्शन इतना नॉर्मल था। बहुत सिंपल है, हम दोनों अपने अपने घर जाएंगे और आज के बाद एक दूसरे को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। मैंने मौका देखकर जल्दी से कहा, इम्पॉसिबल। उसने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें प्रॉपर फ्रीडम देना मेरी आखिरी लिमिट थी। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर तुम्हें मेरी आंखों के सामने रहना होगा। है फैंग मैडम, तो फिर हमारे बीच कोई बात नहीं हो सकती? तुम सीरियस ही नहीं हो? सच कहूं तो फांग शियू ने जितना कॉम्प्रोमाइज किया था वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। इस साइको एरोगेंट लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनना जैसे सूरज पश्चिम से निकल आया हो। पर मैं उसे और टेस्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कि इस औरत की लिमिट आखिर है क्या। वैसे भी मैं अभी भाग नहीं सकता था, तो क्यों ना अपने लिए कुछ फ्रीडम मांग लूं जब तक तुम मेरे पास रहोगे। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी जो तुम नहीं करना चाहते। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। फांग मैडम, मुझे पैसे पसंद है, पर मैं अपने हाथों से कमाऊंगा। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। मैं पूरे एटीट्यूड के साथ रिजेक्ट कर दिया, तो तुम मेरे पास रहकर काम कर लो। मैं तुमसे कोई हैवी काम नहीं करवाऊंगी। तुम मेरी आंखों के सामने कहीं भी आ जा सकते हो। मैं तुम्हें डेली का 1 लाख रुपए, 1 लाख का बजट दूंगी। तुम जैसे चाहो उड़ाओ। एक दिन का 1 लाख। ये फिगर सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। डैम, क्या यही टॉप लेवल रिच ऑर्टन का मैजिक है? एक दिन का 1 लाख तो एक महीने का 3 मिलियन 30 लाख, और एक साल का 36 मिलियन 3.5 करोड़। 3 साल से पहले ही मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा। तभी आजकल के लड़के रिच ऑर्टन के पीछे पागल हैं। इतना बड़ा ऑफर कौन रिजेक्ट कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये अमीर लड़की इतनी ब्यूटीफुल भी है। अगर मैं कुछ न भी करूं और इसे देखता रहूं तो भी मजा आ जाएगा। हाँ, कंडीशन ये है कि इसका साइको मोड ऑन न हो। डील? मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया, और इस तरह मेरे और उसके बीच एक नई काइंड ऑफ डील साइन हो गई। आगे क्या होने वाला था ये तो भगवान ही जाने। मैडम सर, आप लोग वापस आ गए। वूमा मेड की खुशी वाली आवाज आई और वो भागते हुए हमारे पास आई। उसकी नजर हम दोनों के जुड़े हुए हाथों पर पड़ी, और उसका फेस ऐसे चमक उठा जैसे हमारा सारा झगड़ा खत्म हो गया हो। मुझे अच्छे से पता था वूमा सालों से फॉन्ग शियू का ध्यान रख रही है। उसे बॉस का नेचर अच्छे से पता है, और मैं वो इकलौता आदमी हूँ जिसे वो 2 बार अपने घर लेकर आई है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सच में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा था। फांग शियो ने मेरा हाथ छोड़ा और कैजुअली पूछा,
डिनर रेडी है माँ? हाँ बिल्कुल तैयार है सर मैडम, चलिए खाना खा लीजिए। वो माँ की स्माइल कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने हमें डाइनिंग रूम की तरफ गाइड किया, पर डिनर वर्ड सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। 5 दिन पहले वाला वो ट्रॉमा अभी भी मेरे दिमाग में फ्रेश था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंसल्ट थी, जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता था। फांग शियो ने मेरी तरफ देखा और स्माइल की, जैसे उसने मेरा डर भी लिया हो। डोंट वरी, इस बार मैंने खाने में किसी से कुछ नहीं मिला है। पर फिर उसने अचानक अपनी टोन चेंज की और बोली, पर अगर तुम सच में वो खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। व्हाट द? ये सुनकर मुझे लगभग उल्टी आ गई। ये क्या डबल मीनिंग बातें कर रही है? अकेले उस ड्रग का इफेक्ट इतना डेंजरस था, अगर हम दोनों ने वो खा लिया तो पक्का मर्डर हो जाएगा। मुझे डरा हुआ देखकर फांग शियो हंसने लगी, और वो हंसी दिल से थी। उसमें कोई इविल प्लान नहीं था, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतने क्लोज से इतनी नेचुरली हंसते हुए देखा था। उस एक मोमेंट के लिए मुझे लगा जैसे वो कोई झूठ नहीं बोल रही है। एक्चुअली घर में एंटर करते ही जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। रूल के हिसाब से तो लड़के को हाथ पकड़ना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा था। ये मेरी मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी की डायरेक्ट इंसल्ट थी। पर मुझे फांग शियो का माइंड गेम समझ आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसका हाथ पकड़ूं, पर उसे पता था कि अगर उसने मुझे हाथ पकड़ने को कहा तो मैं 100% मना कर दूंगा, क्योंकि मेरी नज़रों में हम दोनों बस एक बिजनेस डील कर रहे थे। तो उसने स्मार्टली खुद ही मेरा हाथ पकड़ लिया, और इतनी टाइटली पकड़ा कि मैं चाह कर भी हाथ नहीं छोड़ा पाया। डाइनिंग टेबल पर उसने एक चावल का बोल मेरे सामने पुश किया, खाओ। मैंने उसे डाउट से देखा और अपनी चॉपस्टिक्स नहीं उठाई। उसे मेरा डर समझ आ गया तो उसने कंफर्म किया सच में कोई ड्रग नहीं है। फिर उसने अपना फेस हाथ पे रखा और मुझे एक टीजिंग लुक देते हुए बोली, या फिर तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें, अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं कर सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें बस बस। मैंने तुरंत उसे स्टॉप किया, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। सच कहूँ तो वो माँ के हाथों का बना खाना अमेजिंग था, पर टेबल पर रखी डिशेज मुझे कुछ अजीब लग रही थी। सब कुछ बहुत हैवी और एनर्जी देने वाला खाना था। मैं बस खाने पर फोकस कर रहा था कि मुझे अपने ऊपर किसी की बर्निंग स्टेयरिंग फील हुई। मैंने सिर उठाया तो देखा कि फांग शियू अपना फेस हाथ पर रखे मुझे लगातार घूर रही है, और उसने खुद एक बाइट भी नहीं खाया था। ये सिचुएशन मुझे पुरानी वाली फीलिंग दे रही थी। मेरा दिमाग अलर्ट मोड में आ गया। तुम खा क्यों नहीं रही हो? कहीं फिर से पॉइजन तो नहीं? नहीं, मैं बस तुम्हारा खत्म होने का वेट कर रही हूँ, उसने बहुत कामली रिप्लाई किया। मेरे दिल में डेंजर बेल बज गई। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए ये है। ये रिक्वायरमेंट कोई ओवर लिमिट नहीं है ना? उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। तुम खुद के हाथ नहीं है क्या? मैं ऑलमोस्ट चिल्लाने वाला था, पर फिर मुझे लगा थोड़े हार्श वर्ड्स हो जाएंगे, तो मैंने पोलाइटली कहा, फॉर्म मैडम, मुझे लगता है हमारे रिलेशन में अभी यह सब ठीक नहीं है, तुम खुद खा लो। वो अचानक मेरे क्लोज आई, उसकी आंखें मेरी आंखों में स्टेयरिंग कर रही थी। तो फिर बताओ, हमारा रिलेशन क्या है? मैंने अपना मुंह खोला। मैं बोलने ही वाला था कि हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं कि अचानक मेरे होठों पर कुछ सॉफ्ट फील हुआ। उसने डायरेक्टली किस करके मेरे सारे वर्ड्स बंद कर दिए। शायद वो सुनना ही नहीं चाहती थी कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है? मैंने झटके से उसे पुश किया। फैंग मैडम, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तुम एक औरत हो, थोड़ी तो शर्म करो। हाँ, मैं एक औरत हूँ। उसने अपने लिप्स स्वाइप किए और एक डेविलिश स्माइल के साथ बोली, एक औरत जिसने तुम्हारे साथ 2 बार। डैम इट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, मेरा बीपी शूट हो गया। उसने मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और डायरेक्टली आउट पास किया। आज रात तुम मेरे साथ सोओगे? नो, मैंने बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया। बस सोना है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। उसे पता था कि मेरा यही रिएक्शन होगा। है, मैं हंसा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करूंगा? ट्रस्ट करना है या नहीं तुम्हारी मर्जी, पर क्या करना है ये मेरा डिसीजन है। उसकी आवाज में स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और उसे लॉजिकली समझाने का ट्राई किया। पान मैडम, तुमने कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करूंगी वो सब करने के लिए जो मैं नहीं चाहता। हाँ, मैंने कहा था। वो मुस्कुराई और उसकी स्माइल और ब्राइट हो गई। तो जो चीजें तुम नहीं करना चाहते वो मैं खुद कर लूंगी, और रिजल्ट वही हुआ। मैं उस डेविल औरत फांग शियू के हाथों से नहीं बच पाया। मैंने एंड तक फाइट की और उसके बेडरूम में सोने से मना कर दिया। मैं एक गेस्ट रूम में जाकर सो गया, पर अभी मैं बेड पर लेटा ही था, मैट्रेस गर्म भी नहीं हुआ था, कि अचानक रूम का डोर खुला। फांग शियू अंदर आ गई। दो उसने प्रॉमिस रखा और कोई एक्सट्रीम चीज नहीं की, पर वो कम्प्लीटली इनोसेंट भी नहीं थी। वो कंटिन्यूसली मेरी बॉडी पर यहाँ वहाँ टच कर रही थी और फिर खुद ही छुप छुप कर हंस रही थी। मैं पहले ही 2 बार ट्रैप हो चुका था, अब मैं बेवकूफ नहीं था। मैंने आंखें बंद की और डेड बॉडी की एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने मन में चैंट किया, मानो तुम ब्यूटीफुल हो, पर मेरे दिल में सिर्फ काम और पढ़ाई है। तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे जीरो इंटरेस्ट दिखाते हुए देखकर फैंग शियू इरिटेट हो गए। पूरी लाइफ में हमेशा मैन उसके आसपास घूमते थे। पहली बार उसने किसी आदमी के क्लोज आने का ट्राई किया और मैं उसे इग्नोर कर रहा था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे फोर्स नहीं करेगी, तो वो लीगली कुछ कर नहीं सकती थी, पर उसकी ईगो हर्ट हो रही थी। तभी उसने मेरी बंद आंखों को देखा और सीधा मेरे होठों पर बाइट कर लिया। आउच, कुत्ते हो क्या तुम? मैं दर्द से चिल्लाया, पर उसने फियर्सली ऑर्डर दिया, चुपचाप सो जाओ तुम। मैंने दर्द में अपने दांत पीसे। तो क्या तुम मुझे शांति से सोने दोगी, तुम ऐसे साइको औरत? उसने मुझे ही रिवर्स गाली दे दी।
सच में, अगर तुम किसी पागल को लॉजिक समझाओगे तो यही होगा। ऐसे ही पूरी रात ड्रामा चलता रहा और अगले दिन फांग शियो का साइको लेवल एक स्टेप और आगे बढ़ गया। वो लिटरली मुझे अपने साथ अपनी कंपनी लेकर आ गई। जैसे ही मैंने उस लग्जरी फैन ग्रुप बिल्डिंग में कदम रखा, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सारे एम्प्लॉयज की आंखें मेरे ऊपर फिक्स थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं उनके माइंड की आवाजें सुन सकता था। उनकी आइस क्वीन बॉस पहली बार किसी आदमी को कंपनी में लेकर आई है और उसे डायरेक्टली अपने पर्सनल ऑफिस में ले जा रही है। ये तो साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन मेन डोर वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का था। उन्हें मेरी शक्ल अच्छे से याद थी। कुछ दिन पहले मैं यहाँ डिलीवरी बॉय बनकर आया था और आज मैं सीधा बॉस का शुगर बेबी बनकर एंट्री ले रहा था। ये प्रमोशन स्पीड तो रॉकेट से भी फास्ट थी। मैं उनकी आंखों में जेलसी, शॉक और कंफ्यूजन देख सकता था, पर वो शायद खुद को जज कर रहे थे। बॉडी बिल्डिंग करके फिटनेस मॉडल तो बन सकते हैं, पर बॉस का शुगर बेबी बनने के लिए फेस भी तो चाहिए। इस पूरे शॉक वाले एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही लड़की कंप्लीटली रिलैक्स थी। वो थी चू वेवे। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो पहले से ही सब जानती है। वो तो लिटरली पॉपकॉर्न खाकर ड्रामा एंजॉय करने के मूड में थी। शायद वो इमेजिन कर रही थी कि ऑफिस के अंदर हम दोनों का रोमांटिक सीन चलने वाला है। फांग शियू मुझे अपने मैसिव ऑफिस में लेकर आई और ऑर्डर दिया, तुम यही रहोगे, जो करना है करो। अगर बोर हो जाओ तो कंपनी में घूम सकते हो, पर मेरी नजरों से दूर नहीं जाना। जो भी चाहिए वेवे को बोल देना, ये उसका रूल था। इतनी बड़ी कंपनी में मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, बस भाग नहीं सकता। ये मेरा सेकंड टाइम था इस ऑफिस में। पिछली बार मैं डरा हुआ था तो ध्यान से नहीं देख पाया, पर आज देखा, वाओ, ऑफिस सच में ह्यूज है। वर्क एरिया, रेस्ट एरिया, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट एरिया भी है। ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस। सच में रिच पीपल की लाइफ अलग ही लेवल की होती है, मैंने सोचा। मैंने बिना डरे बॉस के डेस्क के पास वाली सोफा को पॉइंट किया। मुझे वहाँ एक टॉप लेवल गेमिंग पीसी चाहिए। मुझे गेम खेलना है, पीसी वहाँ सेट कर दो। जैसे ही मैंने ये बोला, वेवे धीरे से मेरे पास आई और विस्पर किया, बॉस को काम करते वक्त साइलेंस पसंद है, तुम यहाँ गेम मत। वेवे की बात से साफ था कि फांग शियू एक वर्कaholic है और काम के टाइम डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करती। डिस्टर्बेंस की वजह से उसने कई टॉप मैनेजर्स को फायर कर दिया था, पर फांग शियू ने बिना सिर उठाए सिर्फ एक वर्ड कहा, ओके। मेरे इस अनरीजनेबल डिमांड को उसने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके पास शांति से बैठा रहूं। वो अपने खुद के रूल्स ब्रेक कर रही थी। बॉस आप चुवेवे, जो अपनी बॉस को सबसे अच्छे से जानती थी, पूरी तरह शॉक में थी। बॉस खुद अपने नो डिस्टर्बेंस पॉलिसी को ब्रेक कर रही थी। गेमिंग पीसी मिलते ही मेरी डिमांड्स और बढ़ गईं। मेरे लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाओ। एक छोटा फ्रिज भी यहाँ रखवा दो, मुझे ठंडी ड्रिंक्स पसंद है। नो, बॉस ने ऑफिस में किसी को भी खाने पीने से स्ट्रिक्ट मना किया है। चुवेवे फिर से सामने आ गई। वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मैं जानबूझकर बॉस के रेड जोन्स को क्यों टच कर रहा हूँ। ओके। फांग शियू की आवाज फिर से आई, इसे जो खाना है पूछो और ले आओ। उसने फिर से अलाउ कर दिया। जब तक मैं वहां था मेरी हर क्रेज डिमांड उसे एक्सेप्टेबल थी। क्या सच में मैं वो पहला आदमी हूँ जिसमें इसका इंटरेस्ट है? तो फिर मुझे और चीजें चाहिए। मैंने एक के बाद एक कई यूजलेस डिमांड्स रख दी। मैं टेस्ट करना चाहता था कि इस औरत की पेशेंस कहाँ जाकर खत्म होती है, पर उसने बिना आईब्रो रेस किए सब एक्सेप्ट कर लिया। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा था? बेचारी चू वेवे। मुझे लग रहा था उसकी नोटबुक मेरी डिमांड से भर चुकी होगी। काफी है। फांग शियू ने वेवे को काम पर भेजने के बाद मुझसे पूछा, हाँ वेवे तुम जाकर सब ले आओ, याद रखना सब टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। फांग शियू ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। बस सब कुछ बहुत इजीली मिल रहा है। तुम ऐसी औरत नहीं हो जो इतनी आसानी से मान जाए। तुमने मेरी एक भी बात रिजेक्ट नहीं की। क्या तुम्हारे अंदर कोई भूत आ गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक साइको औरत सडनली इतनी नाइस कैसे हो सकती है। क्या सच में इसे मुझसे छी छी इम्पॉसिबल जानना चाहते हो? वो मुस्कुराई, वही पुरानी डेंजरस स्माइल, और मेरी तरफ आई। मैं बताती हूँ। वो मेरे सामने खड़ी हुई और स्लोली बोली, क्योंकि तुम एक्सेप्शनल हो, क्योंकि तुम मेरे प्राइवेट पेट हो, और एक मास्टर को अपने पेट की केयर करनी चाहिए। डैम, एटीट्यूड अभी भी वही है। मैं बेकार में ही कुछ और सोच रहा था। फांग शियू के इन आखिरी 2 सेंटेंसेस ने आखिरकार उसका असली फेस दिखा ही दिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सच में ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें आदमियों को पेट बनाकर रखने का शौक होता है। हो सकता है ऐसा होता हो, पर उसने गलत आदमी चुन लिया है। मुझे टॉर्चर सहने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी सारी डिमांड्स मैंने पूरी कर दी, तो क्या अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहिए? उसने अचानक अपनी टोन चेंज की और मुझे पता था इसके इरादे ठीक नहीं है। मैंने अलर्ट होकर उसे देखा। क्या चाहती हो तुम? बहुत सिंपल है, मुझे चाय पानी सर्व करो। नो वे, तुमने खुद कहा था कि मुझे बस यहाँ रहना है। तुमने ये नहीं कहा था कि मुझे काम भी करना पड़ेगा। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और डायरेक्टली ऑफर दिया, एक बार सर्व करने का 10,000। ओके डील। 10,000 सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये तो फ्री का पैसा हुआ ना, पागल ही होगा जो मना करेगा। दोपहर तक मेरा सारा सेटअप रेडी हो गया। उनकी एफिशिएंसी सच में अमेजिंग थी। फिर मैंने बिना किसी हेजिटेशन के फांग शियू के उस हाई क्लास ऑफिस को अपने पर्सनल गेमिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ एक बेड और आ जाता तो एकदम परफेक्ट हो जाता। गेम खेलकर थकने के बाद मस्त नींद जो आती। पर फिर मैंने सोचा, रहने देते हैं। अगर मैंने सच में बेड यहाँ लगा लिया और उस पर लेट गया, तो 1000% चांस है कि फांग शियू भी मेरे ऊपर आकर लेट जाएगी। और अगर किसी एम्प्लॉय ने हमें उस कंडीशन में देख लिया
तो वो यही सोचेंगे कि हम ऑफिस के अंदर कोई एडल्ट मूवी शूट कर रहे हैं। कंप्यूटर सेट होते ही मैंने एक्साइटेड होकर उसे बूट किया। ये मार्केट का एब्सोल्यूट टॉप टियर पीसी था। इसका फील और स्मूथनेस टोटली नेक्स्ट लेवल था। वो एक डायलॉग है ना कि एक मर्द की लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस तब होती है जब कोई औरत अपनी मर्जी से उसे दुनिया का सबसे महंगा ग्राफिक्स कार्ड दिलाए। ऑफ कोर्स इस मोमेंट मुझे 1% भी हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी। मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, फांग शियो ने अचानक ऑर्डर दिया। मैंने स्क्रीन से नजर हटाए बिना रिप्लाई किया। वेट करो, मेरा गेम बस खत्म होने वाला है। बहुत मुश्किल से जब मेरा मैच खत्म हुआ तब मैंने सुपर स्पीड में जाकर फांग शियो को पानी सर्व किया और नेक्स्ट सेकंड मैं वापस अपनी गेमिंग चेयर पर आकर बैठ गया। मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना मत भूलना। नया गेम स्टार्ट करने से पहले मैंने मुड़कर फांग शियो को याद दिलाया। आखिरकार ये मेरी हार्ड अर्न्ड मनी थी, मैं इसे क्यों छोड़ूं। पूरी दोपहर गेम खेलने के बाद मैं फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, तो मैंने फ्रिज से एक स्पाइसी स्नैक का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक निकाली और सोफा पर फैलकर मजे से खाने लगा। वो स्पाइसी स्नैक की स्ट्रॉन्ग स्मेल मेरे